अध्याय 201 ट्रेजर बो, तुम लगभग 2 साल से मेरे हाथों में हो और आज तुम आखिरकार अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो। ऊंचे टावर की चोटी पर लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद धनुष को धीरे से सहलाया और उस समय को याद किया जब उसने पहली बार यह अनमोल धनुष प्राप्त किया था। ये धनुष उसने नहीं बनाया था, बल्कि इसे शियाओ ली ने 2 साल पहले तब खोजा था जब वे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में गए थे। जिस स्थान पर यह पाया गया वह उस अनाम घाटी के पास था जहां उसने कल वेई शानहाई के साथ मुकाबला किया था। बाद में उसे पता चला कि यह अनमोल धनुष वांग कांगई के शिष्य टोंग कांगलांग का होना चाहिए था, जो उस समय मागो का पीछा कर रहा था। मागो से आगे निकलने की जल्दी में टोंग कैंगलांग ने अपनी गति में बाधा न डालने के लिए धनुष को अस्थायी रूप से एक पेड़ में छिपा दिया था। उसने मागो को मारने के बाद उसे वापस लाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय लू किंग ने उसे मार डाला। धनुष के ठिकाने के बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी। अगर शियाओ ली की चमत्कारिक संवेदन क्षमता न होती, जिसकी बदौलत जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उन्हें धनुष का पता चला, तो शायद वर्षों से बारिश और मौसम के कारण वह धनुष क्षतिग्रस्त हो गया होता। धनुष प्राप्त करने के बाद लू किंग ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उसका निरीक्षण किया और पाया कि यह एक दुर्लभ खजाना था। इसका मुख्य ढांचा सफेद सींग वाले बैल की सामग्री से बनाया गया था, जो एक दुर्लभ जानवर है। इसकी गुणवत्ता असाधारण थी, जिससे सोने की हल्की सी झलक के साथ एक समृद्ध लाल चमक निकल रही थी, जो एक दिव्य हथियार की विशेषताओं का संकेत दे रही थी। इस अनमोल खजाने को बर्बाद न करने की इच्छा से लू किंग ने वेई परिवार से अपने अभ्यास के लिए तीरंदाजी की कई नियमावली प्राप्त करने का अनुरोध किया। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने इन नियमावली में शीघ्र ही महारत हासिल कर ली और तीरंदाजी में ग्रैंडमास्टर का स्तर प्राप्त कर लिया। इरादे के क्षेत्र को समझने के बाद उनके तीरंदाजी कौशल में और अधिक प्रगति हुई, जिससे उन्हें तीर के इरादे के सार को समझने में मदद मिली। बुढ़िया चुड़ैल, क्या तुम चाहती हो कि झेंग यू को हजारों लोगों की पूजा मिले? यह इतना आसान नहीं है। क्या ये दिल दहला देने वाली रणनीति नहीं है? इस चाल को समझने वाले आप अकेले नहीं हैं। सैकड़ों मीटर दूर स्थित झेंग के निवास को देखते हुए लू किंग की निगाहें बर्फीली थीं। उसने गहरी सांस ली, उसकी भौहों के एक्यू पॉइंट पर स्थित आत्मा का ताबीज हिल उठा, जिससे उसकी सारी भावनाएं दब गईं और उसका दिमाग शांत हो गया। फिर उसने अपने द्वारा स्वयं निर्मित एक अनमोल तीर निकाला, जो मुख्य रूप से 1000 गुना परिष्कृत उत्तम लोहे से बना था, और उसे उसने स्थानिक ची थैली से निकाला। धनुष को झुकाकर और तीर को धनुष पर लगाकर धनुष पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह धनुषाकार हो गया, मानो तीर छोड़ने के लिए तैयार हो। लू किंग के शरीर में ऊर्जा और रक्त भट्टी की तरह उमड़ रहे थे, जिनमें अपार शक्ति समाहित थी। हालांकि ये सारा प्रभाव आत्मा के ताबीज द्वारा सहजता से छिपा लिया गया था, जिससे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन लू किंग ने तुरंत रस्सी नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, अपने दिमाग को खाली कर दिया और अपने चारों ओर हवा के प्रवाह को महसूस किया। कुछ सांसें लेने के बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं, तेज रोशनी से चमक उठीं और सामने स्थित झेंग के निवास पर केंद्रित हो गईं। अगले ही क्षण उसकी ऊर्जा और रक्त का प्रवाह तेज हो गया और उसकी उंगलियों ने धागे को छोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ लू किंग के सामने की हवा फट गई और तीर धनुष से गायब हो गया। बूम! लगभग उसी समय झेंग निवास के पैतृक भवन से एक तेज आवाज आई, चीख पुकार और विस्मय बोध के साथ। तभी लू किंग के सामने हवा का एक लंबा सफेद कोहरा दिखाई दिया, जो उसे झेंग के निवास से जोड़ता हुआ धीरे धीरे गायब हो गया। वो कैसी आवाज थी? बगीचे में झेंग परिवार की बूढ़ी महिला, जो नगर स्वामी के मुख्य प्रबंधक से बात कर रही थी, पैतृक भवन से आ रही तेज आवाज से चौंक गई। अब उसे मुख्य प्रबंधक वांग की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आभा विस्फोटित हुई और पलक झपकते ही वह पैतृक हॉल में पहुंच गई। हालांकि उसके सामने का दृश्य लगभग अविश्वसनीय था। कभी सुव्यवस्थित रहने वाला पैतृक भवन अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू एर को जिस आलीशान ताबूत में रखा गया था, वह चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गया था और अंदर का शरीर पूरी तरह से चूर चूर हो गया था, जिसका कोई अवशेष नहीं बचा था। ताबूत को टुकड़ों में टूटा हुआ देखकर झेंग परिवार की बूढ़ी महिला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा, वह लगभग खड़ी होने में असमर्थ हो गई। उनके ठीक पीछे चल रहे मुख्य स्टीवर्ड वांग भी इस दृश्य को देखकर उतने ही स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके और बुजुर्ग पूर्वज के कुछ देर के लिए बाहर जाने के बाद पैतृक भवन की ऐसी हालत क्यों हो गई। किसने किया ये? सौभाग्यवश वह वृद्ध महिला दिव्य लोक की विशेषज्ञ और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थी। उसने आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह से स्वयं को संभाला। उसके अंदर से एक बर्फीली आभा फूट पड़ी। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं मानो वह किसी को भी निगल जाएगी। पुराने पूर्वज, हमें भी नहीं पता। युवा स्वामी यू का ताबूत अचानक फट गया। एक गार्ड दर्द से कराहते हुए अपनी बांह पकड़ ली। वह ताबूत की रखवाली करने वाले पहरेदारों में से एक था। जब ताबूत में विस्फोट हुआ तो वह समय रहते बच नहीं पाया और लकड़ी के एक टुकड़े से घायल हो गया। लेकिन अब उसे अपने हाथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक ऐसे रक्षक के रूप में जो यंग मास्टर यू के ताबूत की रक्षा करने में विफल रहा, वह पहले से ही अपने भाग्य का अनुमान लगा सकता था। अपने उन साथियों के अंजाम को याद करते हुए जो पहले यंग मास्टर यू की रक्षा करने में असफल रहे थे, उनके दिल में असीम भय उत्पन्न हो गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। ये देखकर कि उसे ये भी नहीं पता था कि ताबूत कैसे क्षतिग्रस्त हुआ था, बूढ़ी औरत की निगाहें एकदम ठंडी पड़ गईं। माँ, दूर से कोई धनुष बाण से हमला कर रहा था।
देखो। इसी क्षण जेन परिवार के मुखिया पैतृक भवन के पीछे से बाहर निकले और गहरी आवाज में बोले। उसने बूढ़ी औरत को एक लंबा तीर दिया। अभी अभी महल के बाहर से 1000 परिष्कृत तीर आया, एयर के ताबूत से टकराया। ताबूत और एयर के शरीर दोनों को नष्ट कर दिया और फिर हॉल के पीछे जा धंस गया। जेन परिवार के मुखिया की आवाज सदमे से भरी हुई थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किस प्रकार के तीरंदाजी कौशल में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह इतनी दूरी से एक मजबूत ताबूत को चकनाचूर कर दे। यदि यह तीर हवेली में मौजूद किसी व्यक्ति पर लक्षित होता तो उस बूढ़े पूर्वज के अलावा कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता। क्या धनुष और बाण का उपयोग करने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति अभी भी शहर में है? हालांकि उस बूढ़ी महिला का ध्यान झींग परिवार के मुखिया के ध्यान से बिल्कुल अलग था। अपने बेटे द्वारा सौंपे गए लंबे तीर को देखकर उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा। उसकी आभा विस्फोटित हो गई और वह पैतृक कक्ष से गायब हो गई। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आकृति हवेली की सबसे ऊंची छत पर दिखाई दी। उसकी निगाहें चारों दिशाओं में घूम रही थीं। कुछ ही देर में उसने आकाश में सफेद धुंध के हल्के निशान देखे जो जल्द ही छटने वाले थे। सफेद धुंध की दिशा का अनुसरण करते हुए उसने तुरंत ऊंचे टावर पर खड़ी आकृति को देखा। यह आप है। उस व्यक्ति के हाथ में धनुष देखकर बूढ़ी औरत तुरंत समझ गई कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसकी युए के ताबूत और शरीर को नष्ट किया था। ये देखकर कि बूढ़ी औरत ने उसे देख लिया है, लू किंग मुस्कुराया। बुढ़िया चुड़ैल, क्या तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश नहीं की? अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मेरा क्या कर सकती हो? क्या आप अपने पोते के साथ जीवित दफन संस्कार का उपयोग करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि हजारों लोग उसकी पूजा और प्रार्थना करेंगे? मैंने अब उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका कभी पुनर्जन्म न हो सके। तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम छोटे कमीने? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर मैंने तुम्हें आज नहीं मारा तो कसम से मैं इंसान नहीं रहूंगा। लू किंग के दिल दहला देने वाले सवालों को सुनकर झेंग परिवार की बूढ़ी महिला इतनी क्रोधित हो गई कि वह गुस्से से फट पड़ी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अध्याय 202। तुम छोटे दरिंदे, आज मैं अपने युए का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। मैडम जेन की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने लू किंग को घूर कर देखा, मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। उससे एक शक्तिशाली दिव्य आभा निकली जो लू किंग पर दबाव डाल रही थी और उसे वहीं रोककर रखने की कोशिश कर रही थी। वह बुढ़िया फिर से कौन सी पागलपन भरी हरकत करने जा रही है? जैसे ही मैडम जेन की दिव्य आभा प्रकट हुई, शहर में मौजूद अन्य शक्तिशाली हस्तियां तुरंत सतर्क हो गईं। पूरे शहर में गूंजती उस जहरीली चीख ने इन शक्तिशाली हस्तियों को अपने आवास छोड़ने और झेन परिवार के घर की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय ऊंचे टावर पर भयानक दिव्य आभा के बावजूद लू किंग अप्रभावित रहा। उसने तेजी से अपना धनुष उठाया और बूढ़ी औरत पर तीर चलाया। वूश! एक तीखी सीटी की आवाज सुनाई दी जब तीर अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा और पलक झपकते ही मैडम जेन के सामने आ पहुंचा। क्या? मैडम जेन हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू किंग अपनी दिव्य आभा के प्रभाव में इतना शक्तिशाली तीर चला पाएगी। वह लू किंग से किसी दिव्य स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की अनूठी आभा को महसूस नहीं कर सकी। स्पष्ट रूप से वह अभी तक दिव्य स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया था। चूंकि वह प्रीसेलेस्टियल नहीं था, इसलिए उस पर उसकी आभा का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। वह अभी भी इतना भयंकर तीर कैसे चला सकता था? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, तीर पहले ही उसके सामने आ चुका था। अचानक लगे तीर ने मैडम जेन को चौंका दिया और बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बेशक उसका इरादा बचने का नहीं था। लू किंग, जो उसकी कट्टर दुश्मन थी, उसके सामने वह कमजोरी कैसे दिखा सकती थी? चेहरे पर थोड़ी सी अवहेलना का भाव लिए मैडम जेन की दिव्य ऊर्जा उमड़ पड़ी और उन्होंने अपने अजगर के सिर वाले डंडे से तीर पर वार किया। बूम! लू किंग के तीर की भीषणता के बावजूद मैडम जेन की ड्रैगन के सिर वाली छड़ी की शक्ति से वह दूर जा गिरा। हालांकि तीर में निहित बल कोई मजाक नहीं था। छत पर खड़ी मैडम जेन का संतुलन बिगड़ गया। छत की टाइलें टूट गईं, जिससे एक छेद बन गया और वह नीचे गिर गईं। साथ ही धूल का गुबार भी उठ गया। तुम छोटे शैतान! मैडम जेन सदमे और गुस्से दोनों से भरी हुई थीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रसवोत्तर अवस्था में एक युवा मार्शल आर्टिस्ट से उसे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इससे भी बुरी बात ये थी कि यह व्यक्ति उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। हा, एक पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ से यही उम्मीद थी। इससे भी तुम्हारी जान नहीं गई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ लो। लू किंग को एहसास हुआ कि तीर से बूढ़ी औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। ये टावर झेन के निवास से कई सौ मीटर दूर था। यदि इतनी दूरी से एक तीर किसी पूर्व दिव्य विशेषज्ञ को घायल कर सकता है तो पूर्व दिव्य बहुत कमजोर होंगे। वह उसे और अधिक शर्मिंदा करने के लिए और अधिक तीर चला सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 गुना तीरों की कीमतीता का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, उनके पास अब ज्यादा तीर बचे भी नहीं थे। इसके अलावा उसने कई शक्तिशाली आभाओं को पास आते हुए महसूस किया। मित्र और शत्रु में अंतर न कर पाने के कारण उसने यहाँ न रुकने का निर्णय लिया। इसलिए बूढ़ी औरत को छत से नीचे गिराने और उसका मजाक उड़ाने के बाद वह ऊंची मीनार से नीचे कूद गया और गायब हो गया। अरे छोटे शैतान, भागने की कोशिश कर रहे हो? मैडम जेंग ने लू किंग को जाने नहीं दिया। उसे टावर से गायब होते देख वह घबरा गई और टावर की ओर दौड़ पड़ी।
उसी समय उसने अपनी आत्मा संवेदन क्षमता का उपयोग करके लू किंग की आभा का पता लगाया और उसे भागने से रोक दिया। हालांकि जेन के घर से निकलने और टावर के पास पहुंचने के तुरंत बाद उसने देखा कि लू किंग की आभा अचानक गायब हो गई। ये कैसे संभव है? मैडम जेन रुक गईं, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह छोटा सा जीव उसकी आत्मा संवेदन क्षमता की सीमा से बच नहीं पाया था। वह अपनी आभा को कैसे मिटा सकता था? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर ओवल फायर एथरएट वेबसाइट खोजें। क्या ये कोई गुप्त तकनीक थी या कोई दुर्लभ खजाना? जब वह अविश्वास में थी तभी लू किंग की आभा फिर से प्रकट हुई, उससे काफी दूर, लगभग उसकी संवेदन सीमा से बाहर, और शहर के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। अरे छोटे शैतान, तुम भाग नहीं सकते। मैडम जेंग बहुत खुश हुई और उनके पीछे दौड़ पड़ी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अपनी आभा को छिपाने के लिए किसी गुप्त तकनीक या खजाने का इस्तेमाल करता है या नहीं। वह जानती थी कि अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो शायद वह उसे फिर कभी न ढूंढ पाए। उस छोटे से जीव ने उसकी योजनाओं को भलीभांति भांप लिया था और वह बेहद चालाक था। अगर वह शहर से भाग जाता तो वह छिप जाता और उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाता। एक दिव्य विशेषज्ञ की गति अविश्वसनीय थी। अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करते हुए मैडम जेंग ने तेजी से दूरी कम कर ली, लेकिन जैसे ही वह लू किंग से 100 मीटर की दूरी पर पहुंची, उसकी आभा फिर से गायब हो गई। इस बार उसने जरा भी संकोच नहीं किया और आगे दौड़ती रही। उसने अनुमान लगाया कि वह छोटा जानवर शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अगर वह पहले द्वार पर पहुंच जाती तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। दिलचस्प, क्या आपने इसका हल निकाल लिया है? अपनी आभा को छिपाने के लिए सोल टेलिस्मान का उपयोग करते हुए लू किंग ने मैडम जेन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और द्वार पर उसे रोकने की उनकी योजना को समझ गया। लेकिन ये बात उसके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित हुई। उसे चिंता थी कि वह इतनी समझदार नहीं होगी कि इसे समझ सके। हालांकि मुझे द्वार पर पकड़ना आसान नहीं होगा। एक विचार के साथ उसकी भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र में पृथ्वी गति ताबीज का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रकाश चमक उठा और एक हल्की अजीब शक्ति ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी गति मैडम जेन की गति के बराबर हो गई। मैडम जेन को इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि शहर बड़ा और भीड़भाड़ वाला था और उनके बीच कई घर थे, फिर भी वे एक दूसरे को केवल अपनी आत्मा संवेदन क्षमता के माध्यम से ही महसूस कर सकते थे। वास्तव में वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। पृथ्वी गति ताबीज की मदद से लू किंग तेजी से द्वार की ओर बढ़ी और बिना किसी झिझक के बाहर निकल गई। द्वार पर मौजूद पहरेदारों और लोगों को हवा का एक झोंका मात्र महसूस हुआ जब एक आकृति तेजी से बाहर निकली। वूश! जब भीड़ स्तब्ध थी तभी द्वार पर एक और आकृति प्रकट हुई, जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी जिसने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। कहाँ है वह? मैडम जेंग ने लाल आंखों से पूरे इलाके का जायजा लिया, लेकिन उन्हें लू किंग का कोई निशान नहीं मिला। क्या वह छोटा जानवर शहर में भाग गया होगा? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने भीड़ के अजीबोगरीब भावों को देखा। एक गार्ड को पकड़कर उसने पूछा, क्या अभी अभी कोई युवक शहर से बाहर भागा है? जी, मार्शल मास्टर। अभी कुछ ही पल पहले एक आकृति तेजी से बाहर निकली, लेकिन मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मैडम जेन की बर्फीली निगाहों के सामने गार्ड कांपने लगा और हकलाने लगा। उसी समय मैडम जेन ने शहर के बाहर लू किंग की आभा को फिर से प्रकट होते हुए महसूस किया। खंड 3 अध्याय 203। क्या वह सचमुच शहर से भाग निकला? वह इतना तेज कैसे हो सकता था? शहर के बाहर लू किंग की उपस्थिति को भांपते हुए जेन परिवार की बुजुर्ग महिला चौंक गई और क्रोधित भी हो गई। वह एक पल भी नहीं रुकी, शहर के द्वार की ओर अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ती चली गई। फिर भी वह छोटा सा जानवर उससे आगे निकलने में कामयाब हो गया। तभी उसने महसूस किया कि लू किंग की आभा बहुत कमजोर हो गई है, मानो उसे कोई गंभीर चोट लगी हो। अब देखते हैं तुम कैसे बच निकलते हो। जेन परिवार की बुजुर्ग महिला बेहद खुश थी। उसे समझ आ गया कि उस नन्हे शैतान ने शहर से उससे पहले भागने के लिए जरूर कोई गुप्त तकनीक अपनाई होगी जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंचा हो, वरना जन्मोत्तर स्तर का साधक, पूर्व दिव्य स्तर की विशेषज्ञ उससे आगे कैसे निकल सकता था? एक ऐसी तकनीक जो किसी पूर्व देवता के समान गति से प्रकट हो सकती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब उसकी आभा काफी कम हो जाने के कारण उस गुप्त तकनीक का समय समाप्त हो चुका है और उसके दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। बिना किसी झिझक के बुजुर्ग महिला ने अपने हाथ में पकड़े हुए गार्ड को छोड़ दिया और शहर से बाहर दौड़ पड़ी। उसे डर था कि अगर उसने देरी की तो वह छोटा जानवर अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए फिर से वही तरीका अपना सकता है जिससे पीछा करना बिल्ली और चूहे के खेल में बदल जाएगा। इस लंबी खोज के बाद उसे समझ आ गया था कि अपनी आभा को छिपाने की उसकी विधि लगातार इस्तेमाल नहीं की जा सकती और उसकी एक समय सीमा होती है, अन्यथा अपनी चालाकी से वह इतने बड़े शहर में आसानी से छिप सकता था जिससे उसे दोबारा ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो जाता। बुजुर्ग महिला शहर से बाहर निकल पड़ी और उसने जिस पहरेदार को धक्का दिया वह जमीन पर बुरी तरह गिरा, जिससे उसके सिर से तुरंत खून बहने लगा। अगर उसके पास कुछ मार्शल आर्ट कौशल न होता और वह मसल एंड बोन लेवल तक न पहुंचा होता तो शायद इस गिरने से उसकी जान चली जाती। बूढ़े चेन, क्या आप ठीक हैं? उसका एक साथी जो पास ही दुबका हुआ था उसे उठाने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ा।
मैं ठीक हूँ, बस मेरी आधी जिंदगी खो गई है। बूढ़े चेन ने कड़वी मुस्कान दी, अपने रक्त और ऊर्जा के बिखरने और आंतरिक अंगों में हल्के दर्द का अनुभव करते हुए। वह जानता था कि उसे आंतरिक चोटें आई हैं जिन्हें ठीक होने में 10 दिन से लेकर आधा महीना लग सकता है। वह झेंग परिवार की पुरानी पूर्वज थी, है ना? किस तरह का व्यक्ति उन्हें इतना क्रोधित कर सकता है? साथी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह फिर से जम गया जब उसने शहर के द्वार की ओर आती हुई कई शक्तिशाली आभाओं को देखा। उनमें एक परिचित आकृति भी थी, वो नगर स्वामी। बूढ़ा चेन भी उतना ही स्तब्ध और हकलाने लगा। आप घायल हैं? ये किसने किया? हालांकि नगर स्वामी ने ओल्ड चेन और उसके साथी को पहचाना नहीं, लेकिन उनके पहनावे से वह समझ गया कि वे नगर द्वार के रक्षक हैं। नगर के स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, यह एक बूढ़ी महिला थी जिसके पास अजगर के सिर वाली छड़ी थी। नगर प्रमुख को चिंतित देखकर बूढ़ा चेन उत्साहित और आदरपूर्ण दोनों था। बूढ़ी महिला के प्रति अपनी नाराजगी के बावजूद उसने उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं की। जी हाँ, वही हैं, एक सभ्य दिखने वाले बुजुर्ग ने कहा। युवक, क्या तुम जानते हो कि वह बुढ़िया शहर छोड़कर क्यों चली गई? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी देर पहले एक आकृति शहर से बाहर भागी और वह उसके पीछे पीछे गई। उस व्यक्ति को घृणा से छोटा जानवर कहती हुई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट खोजें। कुछ ही शब्दों में ओल्ड चेन ने स्थिति का वर्णन किया। एक छोटा जानवर। उस सभ्य बुजुर्ग और उसके साथियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा कौन हो सकता है जिसने शहर में दिव्य दबाव का इस्तेमाल करके और किसी का पीछा करते हुए उसे इतना क्रोधित किया हो? घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों को पता ही नहीं चला कि झेन के घर पर क्या हुआ था, और बहुत पीछे होने के कारण वे लू किंग की उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर पाए थे। फिलहाल वे असमंजस में थे। हम कारण चाहे जो भी हो, हम पीछा करके पता लगा लेंगे, शहर के सरदार ने ठंडी आवाज में कहा। झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला शहर में बार बार दिव्य शक्ति का प्रयोग कर रही है और अब उसने एक द्वारपाल को घायल कर दिया है। पिछली बार मैंने उसकी हानि पर दया करके इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन क्या उसे लगता है कि कांगझोउ शहर में कोई व्यवस्था नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। उस सुसंस्कृत बुजुर्ग और उसके साथियों को पता था कि नगर स्वामी क्रोधित है। कांगझोउ नगर में उच्च कोटि के परिवारों और नगर स्वामी के महल के बीच एक नाजुक संतुलन बना रहता था, जो कभी कभी टकराव का कारण भी बनता था। अब बुजुर्ग के बार बार किए गए अपराधों ने स्वाभाविक रूप से स्वामी को नाराज कर दिया था। उन्होंने अपनी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए शहर से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया, जिससे द्वारपाल हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे शहर का मुखिया भी चिंतित हो गया है। छोटे शैतान, देखते हैं तुम कहां तक भाग सकते हो। जब वह सभ्य बुजुर्ग और उनके साथी कांगझोउ शहर से लगभग 10 मील दूर शहर के द्वार से बाहर निकले, तो झेंग परिवार के बुजुर्ग ने अंततः लू किंग की आकृति को फिर से देखा। वह उसकी सहनशक्ति से प्रसन्न और साथ ही साथ अंदर ही अंदर हैरान भी थी। शहर से भागते हुए उसने अपनी आभा को छिपाने की तरकीब कई बार अपनाई थी। अगर बाहर खुला मैदान और पैरों के निशान साफ दिखाई न देते तो शायद वह उसे खो बैठी होती। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी आभा फिर से कमजोर पड़ रही है। उसकी गति धीमी हो रही है और उसका शरीर लड़खड़ा रहा है। स्पष्ट रूप से वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में वह उसे पकड़ लेगी। अपनी अपरिहार्य गिरफ्तारी को भांपते हुए लू किंग अचानक रुक गया, एक बड़े पत्थर से टिक गया। हौंफने लगा, पसीने से भीगा हुआ था और उसे गुस्से से घूर रहा था। भागो, क्यों नहीं भाग रहे? नन्हे शैतान, देखते हैं तुम कहां तक जा सकते हो। लू किंग को आखिरकार रुकते देख झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला को कोई जल्दी नहीं थी। वह भी रुक गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखों में दिख रहे दृढ़ संकल्प को देखकर उसे आनंद आ रहा था। छोटे शैतान, चिंता मत करो। जब मैं तुम्हारे अंग काटूंगा और तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा वो खूंखार चेहरा बना रहेगा, वरना ये बहुत उबाऊ हो जाएगा। निर्दयता से मुस्कुराते हुए उसने घोर घृणा से कहा। वह उसे आसानी से मरने नहीं देगी, बल्कि उसे पकड़कर यातना देने की योजना बना रही थी, ताकि वह अपनी गहरी दुश्मनी का बदला ले सके। लू किंग चुप रही, अब भी उसे गुस्से से घूर रही थी, जिससे उसे और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई। एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने अपनी ड्रैगन के सिर वाली छड़ी को हल्के से थपथपाया, जिससे कई पारदर्शी ऊर्जा की धाराएं उसके अंगों की ओर लक्षित होकर निकलीं। लेकिन जैसे ही ऊर्जा की धाराएं उसके अंगों को अपंग करने वाली थीं, लू किंग अचानक मुस्कुरा उठी। उसके पीछे का पत्थर फट गया और वह गायब हो गया, फिर उसके 2 मीटर के भीतर ही पुनः प्रकट हो गया। सरस राहत, एक चकाचौंध कर देने वाली तेज रोशनी चमकी। झुर्रीदार पेड़ की छाल जैसी भुजा उसके शब्दों के साथ जमीन पर गिर पड़ी। बुढ़िया, तुम किसके अंग काटने की योजना बना रही थी? अध्याय 204। यह असंभव है। मैडम झेंग अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए अविश्वास से लू किंग को घूर रही थीं। इस समय लू किंग में पहले जैसी थकान और कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा उसकी ऊर्जा और रक्त की प्रचंड शक्ति के साथ मिलकर इतनी दमनकारी थी कि यहाँ तक कि वह अपने पूर्व दिव्य क्षेत्र में भी घुटन महसूस कर रही थी। अरे छोटे शैतान, तुम हो कौन? मैडम झेंग चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके दिल में उठे सदमे ने उसके कटे हुए हाथ के दर्द को पहले ही ढक लिया था। अब उसे एहसास हो गया था कि लू किंग की पिछली कमजोरी महज एक दिखावा थी। फिर भी वह यह नहीं समझ पा रही थी कि लू किंग इतनी शक्तिशाली क्यों थी।
स्पष्टतः वह पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं था, लेकिन वह इतनी भयावह शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। इससे पहले जो वार हुआ था वह इतनी तेजी से हुआ था कि उसे प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था। अगर पूर्व दिव्य लोक के योद्धा की सहज प्रवृत्ति के कारण वह अंतिम क्षण में एक तरफ न हटती तो वह सिर्फ एक हाथ खोने के बजाय दो हिस्सों में बंट जाती। इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से देखा कि लू किंग निहत्था था, फिर भी अब वह एक भयानक लंबी तलवार चला रहा था। ये कहाँ से आए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही इसकी योजना बनाई हो और अपने हथियार को चट्टान के पीछे छिपा लिया हो, ये जानते हुए कि वह ठीक इसी क्षण उसका पीछा करेगी? अगर ऐसा होता तो इस छोटे से जानवर की चालाकी बेहद भयावह होती। मैडम जेन के मन में विचारों और अटकलों की एक श्रृंखला उमड़ पड़ी, जिससे उन्हें और अधिक ठंड लगने लगी। इसका पता तो मरने के बाद ही चलेगा। लू किंग को उसके सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक सफल प्रहार करने के बाद वह मौके का फायदा उठाने की रणनीति को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसने बूढ़ी महिला का हाथ काट दिया था, लेकिन उसकी साधना शक्ति बरकरार रही, जिससे वह एक दुर्जेय शत्रु बन गई। उसने उसे शहर से बाहर लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, उससे बातचीत करने के लिए नहीं। इसलिए बिना किसी झिझक के लू किंग ने फिर से हमला किया, मैडम जेन की मानसिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए। एक तेज धारदार तलवार एक बार फिर उनकी ओर बढ़ी। अरे छोटे शैतान, घमंड मत करो, एक हाथ से भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। लू किंग की धूर्तता और निर्ममता को देखकर मैडम जेन समझ गई थी कि यह जीवन मरण का क्षण है। अगर वह और देर करती तो शायद आज यहीं उनकी मृत्यु हो जाती। बिना किसी झिझक के उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक विचित्र दिशा में प्रवाहित किया, जिससे उसके शरीर के प्रमुख एक्यू पॉइंट्स उत्तेजित हुए। उसकी आभा की शक्ति अचानक दोगुनी हो गई। उसी समय उसने अपने अक्षवण दाहिने हाथ से अपनी ड्रैगन सिर वाली छड़ी को पकड़ा और लू किंग पर जोरदार प्रहार किया। क्लैंग! ड्रैगन के सिर वाली छड़ी ने लू किंग के लंबे ब्लेड को रोक दिया, जिससे वह कई कदम पीछे हट गया। एक पूर्व आकाशीय स्तर की विस्फोटक गुप्त तकनीक। बुजुर्ग महिला की आभा में अचानक आए उछाल को महसूस करते हुए लू किंग समझ गई, वह पूर्व आकाशीय स्तर की विस्फोटक गुप्त तकनीकों से पूरी तरह अपरिचित नहीं था। आखिरकार उसके मन में एक उच्च कोटि की पूर्व दिव्य विरासत की कल्पना थी। स्वाभाविक रूप से इसमें संबंधित गुप्त तकनीकें भी शामिल थीं। वास्तव में पूर्व आकाशीय स्तर की विस्फोटक गुप्त तकनीकें जन्म के बाद के लोक की विस्फोटक गुप्त तकनीकों से मौलिक रूप से भिन्न नहीं थीं। दोनों ही विधियों में शरीर के एक्यू पॉइंट्स को आंतरिक ऊर्जा से उत्तेजित करके क्षमता को उजागर करना और कम समय में अधिक शक्ति प्राप्त करना शामिल था। हालांकि पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञ जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के दीक्षा संस्कार के माध्यम से पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर अपने भौतिक शरीर में परिवर्तन और वृद्धि का अनुभव किया था, उन्हें अपने एक्यू पॉइंट्स को उत्तेजित करने के लिए सच्ची ची की आवश्यकता थी। इसके अलावा इन विस्फोटक गुप्त तकनीकों की तीव्रता में भी भिन्नता थी। साधारण लोग अपनी ताकत को अधिकतम दोगुना ही कर सकते थे, जबकि जो लोग अपनी ताकत में 2 गुना वृद्धि हासिल कर लेते थे उन्हें उत्कृष्ट माना जाता था। 2 गुना से अधिक वृद्धि करने वाली तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं। यहाँ तक कि शीर्ष संप्रदायों और गुटों में भी ऐसी तकनीकें दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान थीं। एक अच्छी पूर्व खगोलीय विस्फोटक गुप्त तकनीक एक पूर्व खगोलीय विशेषज्ञ को अपनी शक्ति से कई गुना अधिक बल के साथ विस्फोट करने की अनुमति दे सकती है, जो नाजुक क्षणों में वास्तव में जीवन रक्षक साबित हो सकती है। मैडम जेन की ताकत का आकलन करते समय लू किंग को केवल उनकी विस्फोटक गुप्त तकनीक की क्षमता के बारे में ही संदेह था। अब यह महसूस करते हुए कि उसकी आभा केवल दोगुनी हो गई है, वह समझ गया कि उसके पास एक सामान्य विस्फोटक गुप्त तकनीक है। उस स्थिति में चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। लू किंग की आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक उठी। एक विचार के साथ ही उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में स्थित आत्मा के ताबीज के चारों ओर घूम रहा सुनहरा गोला अचानक चमक उठा। उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट से एक अजीब सी शक्ति प्रवाहित हुई और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। इस शक्ति के साथ लू किंग के शरीर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी। उसने अपने भीतर एक अपार शक्ति का संचार होते हुए महसूस किया, लेकिन उनकी अपार आत्मिक शक्ति के अधीन ये पूरी तरह से नियंत्रित था। धातु तत्व ताबीज, हीरा शक्ति ताबीज। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथरएट वेबसाइट खोजें। अपने भीतर की अपार शक्ति को महसूस करते हुए लू किंग ने आगे कदम बढ़ाया, अपने पैर के नीचे की जमीन को चीरते हुए, और एक बार फिर मैडम जेन पर हमला कर दिया। हालांकि यह जटिल लग रहा था, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। मैडम जेन द्वारा अपनी दिव्य गुप्त तकनीक का उपयोग करके लू किंग को पीछे हटाने से लेकर लू किंग द्वारा अपने ताबीज को सक्रिय करके फिर से हमला करने तक बस एक पल ही बीता था। मैडम जेन ने लू किंग को अपनी छड़ी के वार से पीछे हटते हुए देखकर राहत की अनुभूति की। लू किंग चाहे कितना भी धूर्त और रहस्यमय क्यों न हो, वह फिर भी एक नवजात योद्धा ही था। एक हाथ खो जाने के बावजूद उसे विश्वास था कि ताकत के मामले में वह अभी भी काफी आगे है। लू किंग को दोबारा हमला करते देख उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी। छोटे जीव, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच्ची दिव्य शक्ति क्या होती है। अपनी छड़ी में सच्ची ऊर्जा का संचार करते हुए मैडम जेन ने लू किंग की छाती पर निशाना साधते हुए एक त्रुटिहीन छड़ी तकनीक का प्रदर्शन किया। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका इरादा लू किंग को एक ही वार में मार डालने का था। इस चौतरफा हमले का सामना करते हुए लू किंग पीछे नहीं हटा। वह दृढ़ता से खड़ा रहा, उसकी तलवार तनी हुई थी और उसने वार किया। बूम! ब्लेड और बेत आपस में टकराए, जिससे एक शक्तिशाली बल उत्पन्न हुआ जिसने उनके आसपास के फूलों और पौधों को चकनाचूर कर दिया, और एक आंधी उत्पन्न हुई जिसने अनगिनत कंकड़ों को उड़ा दिया।
भयंकर झड़प में एक कमजोर आकृति से खून बह निकला और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। उसकी ड्रैगन के सिर वाली छड़ी उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई। स्विश स्विश स्विश। मैडम जीन पर वार करने के बाद लू किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक शक्तिशाली कदम बढ़ाते हुए उसने हवा में रहते हुए ही उनके करीब पहुंचकर अपनी तलवार से 3 बार वार किया और उनके बचे हुए अंगों को काट डाला। इतना असहनीय दर्द तो पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञ के लिए भी बर्दाश्त से बाहर था। मैडम जीन चीखने से खुद को रोक नहीं पाईं और जोर से चीख पड़ीं। इसी बीच कुछ मील दूर सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग और उनके साथी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी चीख सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। अध्याय 205 बैंग। जीन परिवार की बुजुर्ग महिला एक बड़े पेड़ से टकरा गई और उसने मुंह से खून की एक और घूंट थूक दी। उसी दौरान उसके कटे हुए अंगों से लगातार खून बहता रहा, लेकिन पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में मौजूद किसी व्यक्ति की जीवंतता से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसकी जीवन शक्ति वास्तव में जबरदस्त थी। इतनी गंभीर चोटें लगने के बावजूद बुजुर्ग महिला की न तो मृत्यु हुई और न ही वह बेहोश हुई। उसने तुरंत अपने शरीर में शेष दिव्य ऊर्जा को जुटाकर अपने अंगों में मौजूद एक्यूपॉइंट्स को सील कर दिया, जिससे वह रक्तस्राव से होने वाली मृत्यु से बच गई। तो तुम्हें भी मौत से डर लगता है? मुझे तो लगा था कि तुम सचमुच निडर हो। लू किंग की आवाज व्यंग्य से भरी हुई गूंज उठी। झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला ने अपना सिर उठाया। उनकी निगाहें लू किंग की ओर न केवल आक्रोश से भरी थीं, बल्कि भय से भी भरी हुई थीं। अरे छोटे शैतान, तुम किस तरह के राक्षस हो? बुजुर्ग महिला का दिल सदमे और अविश्वास से भर गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रसवोत्तर लोक में किसी व्यक्ति द्वारा शक्ति के शुद्ध संघर्ष में वह इतनी बुरी तरह पराजित हो गई थी। लू किंग का पिछला हमला अजेय था, उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। दिव्य लोक की एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होने के बावजूद वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी। उनका बहुमूल्य दिव्य हथियार तो छिटक ही गया, साथ ही उनके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। क्या वाकई एक जन्मोत्तर लोक के मार्शल आर्टिस्ट के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए? ये छोटा सा जीव किस तरह का भयानक राक्षस था? झेंग परिवार की बूढ़ी महिला लू किंग को घूर घूर कर देख रही थी। इस समय जब उसका वीर हृदय चकनाचूर हो चुका था, तो अपने पोते के प्रति घृणा भी अस्थायी रूप से भुला दी गई थी। वह केवल लू किंग की असली पहचान जानना चाहती थी। मैंने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो जवाब जमीन के नीचे खोजो। लू किंग ने बेपरवाही से कहा। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें तुरंत क्यों नहीं मारा? कारण बहुत सरल है। मैं चाहता था कि तुम उस लड़की द्वारा उस समय सहन किए गए दर्द का थोड़ा सा भी अनुभव करो। ये सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप उस अभागी लड़की के रिश्तेदार हैं? एक बेहद खूबसूरत महिला जिसने कभी उसके सबसे बड़े बेटे को मोहित कर लिया था तुरंत उसके दिमाग में आ गई। उसी महिला को उसने बाद में क्षत विक्षत कर दिया, उसे एक विकृत खंडहर में बदल दिया और अंत में उसे उसके बेटे की कब्र में बंद कर दिया ताकि वह मृत्यु में उसके साथ रहे। अचानक उसे हंसी आने लगी, ये सोचकर कि उसे लू किंग का मजाक उड़ाने और उससे बदला लेने का मौका मिल गया है। हालांकि लू किंग के अगले शब्दों ने उसे गला घोंट दिया। नहीं, मैं नहीं हूँ। लू किंग ने सिर हिलाया। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ जिसे आप नापसंद थे और मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, आपके प्यारे पोते को मैंने 7 किल टावर के अड्डे को नष्ट करते समय लापरवाही से मार डाला था। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बस वह मुझे परेशान करता था। मेरे लिए वह एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था जिसे आसानी से कुचला जा सकता था। और तुम भी कोई अलग नहीं हो। लू किंग के बेहद अपमानजनक शब्दों को सुनकर, जिसमें उसने खुद की तुलना एक कीड़े से की थी, झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला अपना आपा खो बैठी। उसने लू किंग को घृणा से घूरते हुए, दांत किटकिटाते हुए कहा, मानो वह उसे जिंदा ही फाड़ देना चाहती हो। उसके भयावह चेहरे को देखकर भी लू किंग अविचलित रही। उसने शांत भाव से आगे कहा, वैसे मैंने आपके प्यारे पोते के शरीर को नष्ट कर दिया ताकि उसका पुनर्जन्म न हो सके। क्या मुझे अब आपके प्यारे बेटे की कब्र को नष्ट करके उस बेचारी लड़की की आत्मा को मुक्त करना चाहिए? तुम छोटे दरिंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम बदल गया। उसने लू किंग को जहरीली आंखों से घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरे बेटे की कब्र को तोड़ने की हिम्मत की तो मैं भूत बनकर तुम्हें हमेशा के लिए सताऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें भूत बनने का मौका मिलेगा? लू किंग के चेहरे पर उपहास का भाव झलक उठा। बुढ़िया, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे लोगों को यातना देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना मैं तुम्हें भी वही दर्द देती जो उस लड़की ने सहा था। लेकिन चूंकि तुम इतना परवाह करते हो, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे अभागे बेटे की कब्र को नष्ट कर दूंगा। अगर तुम भूत बन सकते हो तो कृपया देखो कि तुम्हारे प्यारे बेटे की कब्र कैसे नष्ट हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू किंग के शब्द दिल में तीर की तरह चुभे, जिससे बुजुर्ग महिला का दिल छलनी हो गया। गुस्से में आकर उसने मुंह भरकर खून थूका और चीख पड़ी। हालांकि लू किंग ने अपनी लंबी तलवार से जवाब दिया। ये देखकर कि उसने उसे काफी उकसा दिया है, लू किंग ने व्यर्थ के शब्द बोलना बंद कर दिया। उसने अपनी तलवार हल्के से घुमाई और बूढ़ी औरत की गर्दन पर निशाना साधा। रुकना! उसी क्षण एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसी समय हरे रंग की तलवार की ऊर्जा की एक धारा लू किंग की तलवार पर टकराई, जिससे उसे बूढ़ी औरत को मारने से रोकने का प्रयास किया गया। अंततः विद्वान बुजुर्ग और उनके साथी वहां पहुंच गए थे। आवाज सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और वह घबराकर चिल्लाई, भाईलिन, मुझे बचाओ, हम्फ। लेकिन अगले ही पल लू किंग ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी आवाज में जवाब दिया। उसकी तलवार ने एक रहस्यमय चाप बनाया
तलवार की ऊर्जा से बचते हुए बूढ़ी औरत की गर्दन को काट दिया। नहीं, बुजुर्ग महिला के चेहरे पर दहशत का भाव कौंध गया। स्विश, एक सिर खून से लथपथ होकर ऊपर उठा और जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर अब भी दहशत के भाव थे। युनमेई, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और कई तेज तलवारों की ऊर्जा ने लू किंग पर हमला कर दिया। लू किंग के शरीर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। उसने लापरवाही से तलवार घुमाई और अपनी ओर आते समूह की ओर मुड़कर देखा। उसका लहजा अनफ्रेंडली था। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस नीच औरत का बदला लेना चाहते हो? हालांकि उसे यह आभास हो गया था कि सभी नवागंतुक पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, फिर भी लू किंग भयभीत नहीं था। दरअसल उन्हें उनके आने का आभास बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उन्हें इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्वान बुजुर्ग अचानक उन पर हमला कर देंगे। ऐसी अफवाह थी कि राजधानी में रहने वाली अन्य पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों के साथ उस बूढ़ी महिला के संबंध अच्छे नहीं थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। ऐसा प्रतीत हुआ कि अफवाहें वास्तव में अविश्वसनीय थीं। भाई लिन, शांत हो जाओ। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कुछ हद तक असहाय महसूस करते हुए विद्वान बुजुर्ग को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके दोस्त के मन में उस बूढ़ी औरत के लिए अभी भी भावनाएं थीं और ऐसे क्षण में वह अपना आपा खो बैठा। हालांकि अपने सामने का दृश्य देखकर वह भी उतना ही स्तब्ध रह गया। उस बूढ़ी औरत की हत्या कर दी गई थी और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। उन्हें पीछा करते हुए शहर छोड़े हुए कितना समय हो गया था? शहर का मुखिया और कठोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी भी बेहद हैरान रह गया। वे ये देखने के लिए उनके पीछे गए थे कि उस बूढ़ी औरत को किसने नाराज किया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसके अंग काट दिए गए। उसकी मृत्यु अत्यंत दुखद थी। एक प्रतिष्ठित पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को काटकर एक मानव स्टिक में बदल दिया गया और मार डाला गया। इस भयावह दृश्य ने नगर स्वामी और हरे रंग के चेहरे वाले व्यक्ति को कँपा दिया। हालांकि वे उसे नापसंद करते थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत की ताकत कमजोर नहीं थी। अगर वह आखिरी दम तक लड़ती तो भी शायद वे उसे आसानी से हरा नहीं पाते। किस तरह का व्यक्ति इतने कम समय में उसकी हत्या कर सकता है? अनजाने में ही पूर्व आकाशीय विशेषज्ञों ने अपनी निगाहें लू किंग पर टिका दी। अध्याय 206 जब पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की निगाहें लू किंग पर पड़ीं, तो उनके भाव एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि लू किंग से वे अद्वितीय पूर्व दिव्य आभा को महसूस नहीं कर सकते थे। इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब ये था कि लू किंग अभी तक प्रीसेलेस्टियल दायरे का मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। दिव्य लोक की मार्शल आर्टिस्ट न होते हुए भी वह झेंग परिवार की बुजुर्ग मुखिया को इतनी आसानी से मार डालने में सक्षम था। कुछ क्षणों के लिए पूर्व दिव्य क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ बुरी तरह हिल गए और लू किंग के प्रति बेहद सतर्क हो गए। 4 दिव्य लोक विशेषज्ञों की निगाहों का सामना करते हुए भी लू किंग का चेहरा शांत बना रहा। हालांकि उसने बिना किसी संकेत को प्रकट किए ही अपनी विशेष क्षमताओं को सक्रिय कर लिया था और गुप्त रूप से अपने सामने वाले लोगों की पहचान और पृष्ठभूमि की छानबीन कर रहा था। लू किंग को चुप रहते हुए, बिना किसी भय के केवल उन्हें घूरते हुए देखकर पूर्वलोक के विशेषज्ञों की सतर्कता और भी बढ़ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, मेरे इस नौजवान दोस्त, हम तुम्हें कैसे संबोधित करें? और झेंग परिवार की इस बूढ़ी मुखिया से तुम्हारी क्या शिकायत है कि तुम उसे इस तरह यातना देकर मार रहे हो? क्या उसे मारने के लिए कोई शिकायत होना जरूरी था? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उसके साथ अन्याय देखा, उसे नापसंद किया और यूं ही उसकी हत्या कर दी? इस समय तक लू किंग ने पूर्वलोक के विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी की छानबीन पूरी कर ली थी। उनमें से वह कुछ देर तक उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति पर ठहर गया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की बातें सुनकर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम? उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं, मानो उनमें एक तरह का विस्फोट सा झलक रहा हो। उसे नापसंद करते हो, उसे सबक सिखा सकते थे। इतना निर्दय क्यों? ऐसी विशैली औरत, उसे जिंदा रखने का क्या फायदा? बूढ़े आदमी, तुम इस बुढ़िया की क्रूरता से अनजान तो नहीं हो सकते, है ना? हालांकि मिली जानकारी से पता चला कि वह सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति खलनायक नहीं था, फिर भी लू किंग के मन में उसके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। एक बूढ़ा मूर्ख जिसने तथ्यों को जाने बिना ही उस पर अंधाधुंध हमला कर दिया। अब तक उसकी सहनशीलता काफी उदार रही थी। इस बूढ़ी औरत ने अपने मरे हुए निकम्मे पोते का गुस्सा निकालने के लिए एक जीवित मानव बलि देने का इरादा किया था। ऐसा घिनौना कृत्य न तो स्वर्ग में और न ही पृथ्वी में क्षमा योग्य है। उसे मार डालने में क्या बुराई थी? वह सलीकेदार बुजुर्ग स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने तर्क दिया, यह महज एक अफवाह है। झेंग परिवार ने अभी तक ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। बिना किसी कृत्य के आधार पर दूसरों का न्याय करना, क्या ये बहुत मनमानी नहीं है? बूढ़े आदमी, इस बुढ़िया का बचाव करके तुम सचमुच बेवकूफ हो। जब लू किंग ने देखा कि वह सलीकेदार बुजुर्ग महिला अभी भी उस बूढ़ी कुलमाता का बचाव कर रही है, तो उसने खुद को और भी रोक लिया और सीधे सीधे उसे डांट दिया। इस बूढ़ी मुखिया के विशैले दिल को देखते हुए क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वह जीवित मानव बलि नहीं देगी? सीधे तौर पर बूढ़ा कहे जाने पर वह सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग तुरंत क्रोध से भर गया, लेकिन लू किंग के बाद के शब्दों ने उसे संकोच में डाल दिया। वह मना करना चाहता था, लेकिन वह खुद भी जानता था कि वह गारंटी कितनी कमजोर होगी। बुजुर्ग महिला के स्वभाव को देखते हुए हो सकता है कि वह अंत में वाकई ऐसा जघन्य कृत्य कर बैठे। उस सजी धजी बुजुर्ग महिला को बोलने में असमर्थ देखकर लू किंग ने आगे कहा, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इस बुढ़िया ने पहले कभी जीवित मानव बलि नहीं दी है?
इन शब्दों को सुनकर पूर्वलोक के मार्शल आर्टिस्ट कांप उठे, विशेषकर उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग महिला ने, जो अचानक बोल पड़ी। आपने क्या कहा? नगर प्रमुख ने गंभीरता से पूछा। युवक मित्र, क्या ये सच है कि इस वृद्ध महिला ने पहले जीवित मानव बलि दी थी? अगर तुम्हें जवाब जानना है तो तुम उसके सबसे बड़े बेटे का मकबरा खोल सकते हो। वहां तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम जानना चाहते हो, लू किंग ने व्यंग्य किया। झेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे का मकबरा। पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के दिमाग में हलचल मच गई। उन्हें वह महत्वपूर्ण घटना और उस समय की वृद्ध मातृसत्ता की लगभग पागलपन भरी स्थिति याद आ गई। उनके दिल को लू किंग की बातों पर 70 से 80% तक यकीन हो गया। उस समय बुजुर्ग महिला के दुख को देखते हुए हो सकता है कि उन्होंने वाकई ऐसा घिनौना काम कर दिया हो। बहुत खूब मेरे युवा मित्र, मुझे कहना होगा कि अगर हमें बड़े बेटे की कब्र में जीवित मानव बलि के कोई निशान नहीं मिलते हैं तो न्याय मांगने के लिए मुझे दोष मत देना, उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग ने कहा। न्यू बूढ़े आदमी, तुम्हें मुझसे न्याय मांगने का क्या अधिकार है? अगर किसी को बदला लेना ही है तो वह झेंग परिवार को लेना चाहिए। तुम कौन हो? हालांकि लू किंग ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर मजाक उड़ाया। इसके अलावा हमारे बीच अभी भी एक अनसुलझा मामला है। हमारे बीच क्या बात है? वह सलीकेदार बुजुर्ग असमंजस में पड़ गया। बूढ़े, क्या तुम भूल गए? तुमने अभी अभी चुपके से मुझ पर हमला किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी उदार हूं कि इसे जाने दूंगी? लू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? बार बार बूढ़ा आदमी कहकर पुकारे जाने वाले उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, सीधी सी बात है, तुमने मुझ पर 3 तलवारों की शक्ति से हमला किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस मेरा एक वार झेल लो। अगर तुम बच गए तो हिसाब बराबर हो जाएगा। युवक, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। लू किंग के अहंकारी लहजे को सुनकर उस सुसंस्कृत बुजुर्ग ने गुस्से में हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने उस बूढ़ी कुलमाता को कैसे हराया, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रीसेलेस्टियल दायरे के विशेषज्ञ मिट्टी के बने होते हैं? बकवास करना बंद करो। हिम्मत है तो ठीक है, मैं तुम्हारी हड़ताल स्वीकार करता हूँ। जब उस सलीकेदार बुजुर्ग ने सहमति जताई तो सफेद बालों वाले बुजुर्ग चौंक गए। भाईलिन, कोई बात नहीं, उस सलीकेदार बुजुर्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका सामना युनमेई भी नहीं कर सकती। भाईलिन, तो सावधान रहना, अपने पुराने दोस्त को युनमेई को पुकारते दे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग को पता चल गया कि वह उसे रोक नहीं सकता। वह कुछ चिंता के साथ एक तरफ हट गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट की वेबसाइट खोजें। नगर स्वामी को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। वे यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई स्वेच्छा से उस रहस्यमय युवक की ताकत का परीक्षण करे। वे इसे क्यों रोकेंगे? हालांकि उन्होंने उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति को शरारती अंदाज में भी देखा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार के इस बुजुर्ग मुखिया के मन में ऐसी भावनाएं होंगी। सचमुच दुनिया आश्चर्यों से भरी है। कृपया आगे जाएं। उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। वह शांत भाव से खड़े थे और लू किंग को प्रहार करने का इशारा कर रहे थे। ठीक है, ये देखकर लू किंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी और उससे एक शक्तिशाली आभा उठी, मानो पिंजरे में बंद कोई जानवर उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग की ओर छलांग लगा रहा हो। जिंग, लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली। असीम हत्या के इरादे से भरी एक चमकदार तलवार की रोशनी उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग की ओर बढ़ी। ब्लेड की गति ने सभी दिशाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये ब्लेड, लू किंग के प्रहार की शक्ति को महसूस करते हुए सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। भयावह हत्या के इरादे से उनकी पलकें फड़कने लगीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लू किंग एक बार उत्तेजित होने पर इतना घातक हमला कर देगी। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि यह प्रहार अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ देखने में सरल भी था, जिसमें अनंत विविधताएं थीं। एक क्षण के लिए उसे पलटवार करने के लिए कोई खामी नहीं दिखी। इस रहस्यमय युवक की तलवारबाजी की कुशलता उसकी तलवार चलाने की कुशलता से कहीं अधिक थी। हालांकि यह अविश्वसनीय था, फिर भी उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। वह इस हमले का जवाब नहीं दे सका और न ही इससे बच सका। इसका सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन अगर वह इसका डटकर सामना करे तो उसकी मौत भी हो सकती है। मृत्यु के आसन खतरे का सामना करते हुए वह सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग अब शांत नहीं रह सका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उमड़ आया और उसने तुरंत अपनी विस्फोटक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी संपूर्ण दिव्य ऊर्जा को अपनी लंबी तलवार में समाहित कर लिया और उसे लू किंग की तलवार की ओर बढ़ा दिया। बूम! तलवार और ब्लेड आपस में टकराए। भयानक ब्लेड और तलवार की ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई, वातावरण को चीरते हुए, आसपास की हर चीज को चीरती हुई। सौभाग्य से वहां मौजूद सभी दर्शक शक्तिशाली प्रागैतिहासिक क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। अन्यथा अगर यह घटना किसी बाजार में होती तो अनगिनत लोग मारे जाते। इस भीषण टकराव में उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने लू किंग की तलवार की बेजोड़ ताकत को महसूस किया। अपनी तलवार में पूरी शक्ति समाहित करने के बावजूद भी वह इसे पूरी तरह से रोक नहीं सका। उसकी बांह बुरी तरह कांप उठी और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। 10 से अधिक कदम चलने के बाद एक बड़े पेड़ का सहारा लेकर रुक गया। अपना सिर उठाते हुए उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। उसने हैरानी से लू किंग की ओर देखा।
स्पष्टतः इस झड़प में उन्हें आंतरिक चोटें आई थीं। क्या लू किंग के प्रहार से पीछे हटने पर मजबूर हुए उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग को देखकर, जिनके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था? अन्य तीनों पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे जानते थे कि उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग की ताकत उनमें से शीर्ष 2 लोगों में से एक थी। उनकी साधना प्रारंभिक पूर्व दिव्य अवस्था के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जो एक मामूली पूर्व दिव्य उपलब्धि से बस एक कदम दूर थी। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को विस्फोटक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर भी उस रहस्यमय युवक के एक ही वार से वह पीछे हट गया। वे हैरान क्यों नहीं होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अभी तक लू किंग से किसी भी प्रकार की दिव्य आभा का आभास नहीं हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि लू किंग का यह विस्फोट मात्र एक प्रसवोत्तर मार्शल आर्टिस्ट के रक्त और ऊर्जा की शक्ति का परिणाम था। जन्म के बाद के मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक शक्ति से एक चरम प्रारंभिक पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को खदेड़ने के लिए ये रहस्यमय युवक कौन था? सफेद बालों वाले बुजुर्ग और अन्य लोग लू किंग को हैरानी से देखने लगे। बुरा नहीं है, मेरे एक वार से बच जाना ये दर्शाता है कि तुम में कुछ कौशल है। उस बुढ़िया के विपरीत जो एक वार भी नहीं झेल सकी। इस झड़प में लू किंग भी पीछे हट गया था, लेकिन उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग की दयनीय स्थिति की तुलना में वह कहीं अधिक संयमित था। उसने खुद को संभालने के लिए बस कुछ कदम पीछे लिए। खून से लथपथ उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग को देखकर उसने सहमति में सिर हिलाया। पफ! लू किंग की बातें सुनकर उस सलीकेदार बुजुर्ग ने खुद को रोक नहीं पाया और मुंह से खून थूक दिया। भाई लिन, क्या आप ठीक हैं? सफेद बालों वाला बुजुर्ग चौंक गया, जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे गोली। मैं ठीक हूँ, बस कुछ अंदरूनी चोटें हैं। मेरी वास्तविक ऊर्जा थोड़ी गड़बड़ है। कुछ आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। गोली लेने के बाद उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज में बात की। अच्छी बात है। अपने मित्र की बातें सुनकर सफेद बालों वाले बुजुर्ग को राहत मिली। हालांकि लू किंग के प्रति उसकी सतर्कता फिर से बढ़ गई। भाई लिन उससे अधिक बलवान था, फिर भी लू किंग के एक ही प्रहार से वह विचलित हो गया। अगर वह होता तो क्या उसे गंभीर चोट नहीं लगती? चूंकि तुमने मेरी हड़ताल स्वीकार कर ली है, इसलिए हमारा मामला सुलझ गया है। अगर तुम्हें अब भी बुरा लग रहा है और उस बुढ़िया से बदला लेना चाहते हो, तो मैं हमेशा यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन अगली बार शायद तुम इतने भाग्यशाली न हो पाओ। उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग को ठीक होते देख लू किंग ने उदासीनता से बात की और जाने ही वाली थी। रुको, आपके कौशल तो वाकई प्रभावशाली हैं। आपकी तलवार चलाने की तकनीक तो अद्भुत है। हम सचमुच प्रभावित हैं। क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकता हूँ? लू किंग को जाते देख नगर स्वामी ने जल्दी से पूछा। आपको मेरा नाम जानने का अधिकार नहीं है। हालांकि लू किंग रुकी नहीं और कुछ छलांगे लगाकर जंगल में गायब हो गई। उसकी गति और चपलता पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञों से कम नहीं थी, और इस प्रक्रिया के दौरान भी वे उससे किसी भी प्रकार की दिव्य आभा का अनुभव नहीं कर सके। लू किंग को गायब होते देख पूर्व दिव्य क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट काफी देर तक चुप रहे। लू किंग की उपस्थिति पूरी तरह से गायब होने से पहले ही कठोर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक कहा, आपको क्या लगता है, क्या वह सचमुच जन्मोत्तर लोक है या दिखावा कर रहा है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नगर प्रमुख ने कहा, वह एक ही वार में एल्डरलिन को घायल कर सकता है। उसकी ताकत हमारे बराबर है। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, हम उसे रोक नहीं सकते। सवाल ये है कि क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत रखते हो? कठोर चेहरे वाला वह व्यक्ति चुप रहा। दरअसल अगर उन्होंने लू किंग को पहले रोकने की कोशिश की होती तो संयुक्त रूप से काम करने पर वे सफल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कोई रास्ता नहीं था। लू किंग बहुत रहस्यमय थी। उसकी ताकत अप्रत्याशित रूप से विचित्र थी। जन्म के बाद की युद्ध शक्ति से 2 पूर्व दिव्य लोक के विशेषज्ञों को हराना समझ से परे था। ऐसा कारनामा तो किंवदंतियों में भी अनसुना था। इतने प्रभावशाली व्यक्ति के पास मजबूत पृष्ठभूमि का अभाव तो हो ही नहीं सकता। वे इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये जानकर नगर स्वामी और अन्य लोगों का लू किंग को उकसाने का कोई इरादा नहीं था। अगर उन्होंने उसके पीछे की ताकत को नाराज कर दिया तो कौन जानता था कि वह किस तरह की भयानक शक्ति साबित होगी। इसलिए जब लू किंग जाना चाहता था तो उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सचमुच अफवाहें सच हैं। दुनिया बदल रही है और प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभाएं उभर रही हैं। आज हमारा सामना ऐसी ही एक अद्वितीय प्रतिभा से हुआ। लंबे मौन के बाद हरे रंग के चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी। बाकी तीनों भी उनकी बातों से प्रभावित हुए। उस गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने जिस बात का जिक्र किया वह पिछले 2 वर्षों से फैल रही एक अफवाह थी। इसमें कहा गया था कि दुनिया में बड़े बदलाव आने वाले हैं और इसके साथ ही दुनिया में उथल पुथल मचेगी। प्रतिभाशाली लोग और राक्षस उभरेंगे जिससे अराजकता फैलेगी। वे इस अफवाह को लेकर संशय में थे, लेकिन आज उस रहस्यमय युवक से हुई मुलाकात ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह बात सच हो सकती है। ऐसे में वह बुढ़िया वाकई बदनसीब थी कि उसने ऐसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उकसाया। उस निर्मल चेहरे वाले व्यक्ति ने दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, उनमें से वही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस बूढ़ी मुखिया से सबसे ज्यादा नफरत करता था। दिव्य लोक में पहुंचने से पहले उसे झेंग परिवार द्वारा प्रताड़ित किया गया था। अब जब वह मर चुकी थी तो उसकी खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। बाकी लोग झेंग परिवार के साथ उसकी दुश्मनी के बारे में जानते थे, लेकिन उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग के दुख को छोड़कर बाकी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा। स्वाभाविक रूप से हमें झेंग परिवार के पास जाना चाहिए। सबसे बड़े बेटे की कब्र खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने जो कहा वह सच है या नहीं। नगर प्रमुख ने कहा। लेकिन वह सजीव बुजुर्ग महिला कुछ कहने ही वाली थी कि नगर स्वामी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बुजुर्ग लिन, यह मत भूलिए कि पवित्र पर्वत पर जीवित मानव बलि निषिद्ध है। यदि उस बुजुर्ग महिला ने ऐसा किया है तो नगर स्वामी होने के नाते मुझे इसकी जांच करनी होगी और उसे कड़ी सजा देनी होगी। उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग का मुंह खुला लेकिन अंत में बंद हो गया। वह जानता था कि नगर स्वामी द्वारा जांच करना उचित था और उसके पास इसे रोकने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर कुछ भी पता चला तो झेंग परिवार को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उस व्यक्ति से किए गए अपने वादे को याद करते हुए उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग ने मन ही मन आह भरी, यह न जानते हुए कि क्या किया जाए। अध्याय 207 पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराना वास्तव में आसान नहीं है। जिस स्थान पर उसने झेंग परिवार की बूढ़ी महिला की हत्या की थी उससे 1 मील दूर एक जंगल में लू किंग एक बड़े पेड़ पर पालथी मारकर बैठा था और अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। उस सुरुचिपूर्ण बूढ़े व्यक्ति के साथ पिछली झड़प उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने दिखाई थी। दरअसल उनके आंतरिक अंगों को भी कुछ आघात पहुंचा था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रबल आत्मा नियंत्रण क्षमताओं से अपनी चोटों को पूरी तरह से दबा दिया था। आखिरकार वह सुरुचिपूर्ण बूढ़ा व्यक्ति झेंग परिवार की बूढ़ी महिला से बिल्कुल अलग था। झेंग परिवार की वृद्धा महिला पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसकी उम्र कम थी और उसकी शक्ति, ऊर्जा और मनोबल अब अपने चरम पर नहीं थे। उसने पहले ही अपना एक हाथ खो दिया था, जिसके कारण वह अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग करने में असमर्थ थी। उसके लिए उसे मारना स्वाभाविक रूप से आसान था, लेकिन वह सुरुचिपूर्ण बूढ़ा व्यक्ति अलग था। हालांकि वे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपनी ऊर्जा को बनाए रखने में उत्कृष्ट काम किया था और उनके सार, ऊर्जा और आत्मा में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई थी, जिससे उनकी ताकत अपने चरम पर बनी रही। लू किंग के लिए प्रीसेलेस्टियल दायरे के प्रारंभिक शिखर पर इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ को हराना आसान नहीं था। उसे सफलता केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने बूढ़े व्यक्ति को उकसाकर अपनी तलवार से सीधा वार करवाया था। अन्यथा अगर असली लड़ाई होती तो भले ही वह बूढ़े आदमी को हरा देता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती। जब तक वह सब कुछ दांव पर नहीं लगाता और अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक शायद उसके पास उसे एक ही वार में मारने का मौका हो सकता है। कुछ देर आराम करने के बाद लू किंग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति की तुलना में उसकी चोटें काफी हल्की थीं। डायमंड पावर टेलिस्मैन ने न केवल उसकी ताकत में काफी वृद्धि की बल्कि उसकी रक्षा क्षमता को भी दोगुना कर दिया। ये पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की सुरक्षात्मक वास्तविक चीज से कमतर नहीं थी। अपने युवा और मजबूत शरीर, भरपूर ऊर्जा और रक्त प्रवाह के कारण उनका स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से तेजी से सुधर गया। उन्हें किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे केवल अपने शरीर में ऊर्जा और रक्त के संचार से ही शीघ्र स्वस्थ हो गए। क्या वे चले गए? जैसे ही उसका उपचार पूरा हुआ, लू किंग ने महसूस किया कि कई दिव्य लोक विशेषज्ञ अपनी शारीरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए राज्य की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मा ताबीज को संघनित करने के बाद यह उसकी आत्मा की शक्ति का शक्तिशाली पहलू था। आत्मा ताबीज के संवर्धन के साथ उनकी आत्मा को महसूस करने की क्षमता साधारण प्रारंभिक पूर्व दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक हो गई। इसके अलावा वह अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकता था, इसलिए वह उस सुरुचिपूर्ण बूढ़े व्यक्ति और उसके साथियों की गतिविधियों को महसूस कर सकता था, जबकि वे उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे। उनके चले जाने का आभास होते ही लू किंग तुरंत आगे बढ़ी। पिछली जगह पर लौटने पर उसने पाया कि बूढ़ी औरत का शव वहां से हटा दिया गया था। जमीन पर केवल खून के धब्बे ही बचे थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहाँ एक भयंकर लड़ाई हुई थी। जिस दिशा में वह सुरुचिपूर्ण बूढ़ा व्यक्ति और उसके साथी गए थे, उस दिशा में देखते हुए लू किंग तुरंत उनके पीछे चल दिया। उसे अभी भी कुछ काम करना था, वह इतनी आसानी से नहीं जा सकता था। बुजुर्ग महिला के शव को लेकर वह सलीकेदार बुजुर्ग व्यक्ति और उसके साथी राज्य की राजधानी लौट आए और झेंग परिवार के निवास पर पहुंचने से पहले उन्होंने बुजुर्ग महिला के शव को ठीक से व्यवस्थित किया। इस समय झेंग परिवार के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके पूर्वज दूसरे बेटे के ताबूत और शव को नष्ट करने वाले खलनायक का पीछा करने गए थे, लेकिन लंबे समय तक वापस नहीं लौटे, जिससे उन्हें चिंता होने लगी। जब उन्होंने उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति और उसके साथियों को आते देखा लेकिन अपनी मां को नहीं देखा, तो झेंग परिवार के मुखिया को तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ। अंकल लिन, लॉर्ड मेयर, आप क्यों आए हैं? क्या आप मेरी माँ से मिलने आए हैं? लेकिन वह तो अभी कुछ देर पहले ही बाहर गई हैं और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। कई दिव्य लोक विशेषज्ञों को एक साथ आते देख झेंग परिवार के मुखिया के दिल में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न करते हुए वह जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े और अपना हौसला बढ़ाने के लिए अपनी मां का जिक्र किया। हालांकि जिस बात ने उसे असहज कर दिया वह ये थी कि उसके बोलने के बाद उसने देखा कि कई पूर्व दिव्य लोक के विशेषज्ञ उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। लॉर्ड मेयर और बाकी तीनों की आंखों में दया भाव झलक रहा था, और झेंग परिवार के मुखिया, जिनका झेंग परिवार से हमेशा से ही मतभेद रहा था, के चेहरे पर दूसरों की पीड़ा पर खुशी का भाव था। अंकल लिन, क्या मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है? झेंग परिवार के मुखिया को और भी अधिक बुरी आशंका हुई और उन्होंने हकलाते हुए पूछा। उस सलीकेदार बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, भतीजे, तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। ये कैसे संभव है?
जैन परिवार के मुखिया को जैसे बिजली का झटका लगा हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ दिव्य स्तर की विशेषज्ञ हैं, उनकी साधना बहुत गहरी है। उन्हें कौन मार सकता है? जैन के घर के लोग भी सदमे में थे। हम सिर्फ इसलिए कि वह पूर्व स्वर्गीय लोक में है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता। उसकी अधमरी हालत को देखते हुए उसके मारे जाने में अजीब क्या है? पत्थर जैसे चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास और व्यंग्य किया। अपनी माँ का अपमान करते देख जैन परिवार का मुखिया क्रोधित हो गया और गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि उस सभ्य बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहले ही रोक दिया। भतीजे, तुम्हारी माँ का वास्तव में देहांत हो गया है। मैं उनका शव वापस ले आया हूँ, वह बाहर है, तुम जाकर खुद देख सकते हो। उस सलीकेदार बूढ़े व्यक्ति ने नहीं चाहा कि इस समय जैन परिवार का मुखिया उस निर्मल चेहरे वाले व्यक्ति का सामना करे। जैन परिवार और चैन परिवार के बीच हमेशा से ही दुश्मनी रही थी। केवल उस बूढ़ी औरत की वजह से ही वे कुछ समय के लिए शांतिपूर्वक एक साथ रह सके थे। अब जब जैन परिवार की बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई थी तो जैन परिवार ने समर्थन का एक स्तंभ खो दिया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच सत्ता का संतुलन बिगड़ गया था। यदि जैन परिवार के मुखिया ने अब उस निर्मल चेहरे वाले व्यक्ति को नाराज कर दिया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये सुनकर जैन परिवार का मुखिया तुरंत बाहर भागा। उसके पीछे पीछे जैन परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए। फिर उन्होंने अपने पूर्वज का क्षत विक्षत शरीर एक स्ट्रेचर पर पड़ा देखा, जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। माँ, जैन परिवार के मुखिया ने अपनी माँ की दयनीय स्थिति देखी, उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा भर गई। जैन परिवार के अन्य सदस्य भी भयभीत हो गए, मानो आसमान गिर रहा हो। अंकल लिन, मेरी माँ को इस तरह अपमानित करने और नुकसान पहुंचाने वाला इतना निर्दयी कौन है? जैन परिवार के मुखिया ने अचानक ऊपर देखा, उनकी आंखें दुख और क्रोध से लाल थीं। इसके बारे में मत पूछो, तुम्हारी माँ का हत्यारा बेहद शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि तुम्हारा जैन परिवार उसे उकसा नहीं सकता। उस सलीकेदार बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। उसे कुछ देर पहले लू किंग की तलवार की ताकत याद आ गई, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। जैन परिवार का मुखिया स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस कठोर चेहरे वाले व्यक्ति ने फिर से व्यंग्य किया। बदले के बारे में मत सोचो, पहले प्रार्थना करो कि तुम्हारा जैन परिवार आने वाली विपत्ति से बच सके। जैन परिवार के मुखिया कांप उठे और उन्होंने उस कठोर चेहरे वाले व्यक्ति को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, कुलपति चेंग, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके जैन परिवार ने कभी किसी का अंतिम संस्कार करते समय जीवित बलि दी थी? बिल्कुल नहीं। जैन परिवार के मुखिया को झटका लगा, लेकिन उन्होंने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। ये सब निराधार अफवाहें हैं। मेरे जैन परिवार ने कभी भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं किया है। इस मामले में जैन परिवार के मुखिया को पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसकी माँ के मन में ऐसे विचार थे, लेकिन युए के अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण उन्हें इसे अमल में लाने का समय नहीं मिला था। अब उन पहरेदारों की पत्नियां और बच्चे कालकोठरी में अभी भी जीवित थे। उन्हें ज्यादा यातनाएं नहीं दी गई थीं। नहीं तो हम मकबरा खोलकर उसकी जांच करेंगे। तुम हमारे साथ चलो, कठोर चेहरे वाले उस व्यक्ति ने कहा। कब्र खोलें? जैन परिवार का मुखिया अचंभित रह गया। युए को अभी तक दफनाया नहीं गया था। इससे पहले तो खलनायक ने शव को भी नष्ट कर दिया था। मकबरा कहाँ था? हालांकि उस कठोर चेहरे वाले व्यक्ति के अगले शब्दों ने उसके चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, हम जैन शिहाओ का मकबरा खोलेंगे। क्या तुम मेरे भाई की कब्र खोलना चाहते हो? किसी ने सूचना दी है कि जैन शिहाओ के अंतिम संस्कार के दौरान आपके जैन परिवार ने जीवित बलि दी थी। हमें इसकी पुष्टि करनी होगी। बेतुका, मेरे भाई को मरे हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। 20 साल से ज्यादा पुरानी बातों की पुष्टि कैसे हो सकती है? कुलपति चेंग, यह जरूर कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप है। मेरा जैन परिवार ईमानदार है और कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे स्वर्ग और मनुष्य दोनों क्रोधित हों। जैन परिवार का मुखिया मन ही मन कांप रहा था, लेकिन उसने आक्रोश और आत्मविश्वास का मुखौटा बनाए रखा। यह आरोप है या नहीं, हम पता लगा लेंगे। एक बार जब हम मकबरा खोलेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर जीवित बलि दी जाती थी तो दंडित किए गए लोगों की मिट्टी की मूर्तियां मिलेंगी। एक बार मकबरा खुल जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। या फिर आपको डर है कि हम सच्चाई का पता लगा लेंगे और इसलिए आप हमें कब्र खोलने नहीं देंगे? कठोर चेहरे वाले उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैन परिवार के मुखिया ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस कठोर चेहरे वाले व्यक्ति का धैर्य समाप्त हो चुका था। जब उसने जैन परिवार के मुखिया को घूरते हुए कहा, जैन शिजी, बेशर्म मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैन परिवार को अब भी मना करने का अधिकार है? शक्तिशाली पूर्व दिव्य क्षेत्र की आभा ने जैन परिवार के मुखिया पर दबाव डाला, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन्हें गहरा दुख हुआ। अगर उनकी मां जीवित होती तो वे दूसरों को इस तरह से परेशान करने की इजाजत कैसे दे सकते थे? हालांकि वह जानता था कि स्थिति उसके बस से बाहर है, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर उसके भाई की कब्र सचमुच खोली गई तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। जैन परिवार के मुखिया ने चारों ओर देखा, लेकिन पाया कि लॉर्ड मेयर और बच्चे जैसी शक्ल वाले बूढ़े व्यक्ति दोनों ही उदासीन थे। ये स्पष्ट था कि वे भी मकबरे को खोलने के पक्ष में थे। बेबस होकर वह केवल उस सलीकेदार बूढ़े व्यक्ति की ओर गिड़गिड़ाते हुए देख सका। अंकल लिन। हालांकि उनकी तीव्र प्रतिक्रिया ने पहले ही अन्य पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के मन में संदेह पैदा कर दिया था। इस समय तो वह सलीकेदार बूढ़ा व्यक्ति भी उसके लिए कुछ नहीं बोल सका।
बस आह भरते हुए बोला, चलो मकबरा खोलते हैं। ये देखकर कि उनके परिवार से संबंध रखने वाला वह सम्मानित बुजुर्ग भी उनके पक्ष में नहीं बोल रहा था, झेंग परिवार के मुखिया को समझ आ गया कि स्थिति निराशाजनक है। उन्होंने अपने हाथ नीचे लटका लिए और हार मान ली। उसके हाव भाव को देखकर अन्य पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने संदेहों को लेकर और भी अधिक आश्वस्त हो गए। आधे घंटे बाद झेंग परिवार के कब्रिस्तान में झेंग शिहाओ की समाधि के सामने वह सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति और अन्य लोग खड़े थे। उनके पीछे कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड मेयर ने राज्य की राजधानी में अन्य परिवारों और बलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। जब इन परिवारों और सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया गया तो वे अचंभित रह गए। जब उन्हें पता चला कि झेंग परिवार के पूर्वज का निधन हो गया है तो वे स्तब्ध रह गए। जब उन्हें झेंग शिहाओ की कब्र खोले जाने के बारे में पता चला तो वे और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लॉर्ड मेयर और उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति के गंभीर चेहरों को देखकर किसी ने भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। ये लोग शहर में बहुत कम ही दिखाई देते थे। कुछ छोटे परिवारों के मुखियाओं ने तो केवल उनके नाम ही सुने थे और उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। अब जब वे सब इकट्ठा हो गए थे तो यह कोई महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए थी और किसी ने भी पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। कब्र खोलो। लॉर्ड मेयर के आदेश का पालन करते हुए लॉर्ड मेयर के महल के सेवक लोहे की कुल्हाड़ियों और फावड़ों के साथ आगे बढ़े और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में मकबरे का प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। मकबरे का प्रवेश द्वार खुला और कोई जांच करने के लिए अंदर गया। अंदर प्रवेश करने वाले लोग लॉर्ड मेयर के आवास द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिभावान लोग थे, जो कब्रों की खोज और जांच करने में विशेषज्ञ थे। झेंग परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था और झेंग शिहाओ को झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला का गहरा स्नेह प्राप्त था, इसलिए उनकी समाधि स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। भूमिगत स्थान विशाल था, जिसमें कई कक्ष थे और यहाँ तक कि कब्र लुटेरों को रोकने के लिए विभिन्न तंत्र भी मौजूद थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें, लेकिन ये तंत्र लॉर्ड मेयर के आवास से भेजे गए विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं थे। जल्द ही नीचे भेजे गए लोग कब्र से मिट्टी की एक मूर्ति लेकर आए। महोदया महोदय, इस मकबरे में कई कक्ष हैं और इसे भव्य रूप से सजाया गया है। मुख्य कक्ष में एक अलंकृत ताबूत है जिसके दोनों ओर मिट्टी की मूर्तियां घुटने टेक कर बैठी हैं। यह वाली मूर्ति केंद्र में थी। सबकी निगाहें मिट्टी की उस मूर्ति पर टिक गईं। वह मूर्ति घुटनों के बल बैठी हुई थी, एक युवा लड़की जैसी दिख रही थी, जिसका शरीर कुछ हद तक सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा दर्द और आक्रोश से भरा हुआ था। सुंदरता और जहर का एक मिश्रण, जिससे मूर्ति को एक अजीब सा एहसास मिल रहा था। जब लॉर्ड मेयर और उनके साथियों ने पहली बार उस मूर्ति को देखा तो उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। उनके पीछे खड़े कुछ जानकार लोगों ने भी उस मूर्ति को पहचान लिया और वे हैरान रह गए। उस सलीकेदार बूढ़े व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? कैसे? लॉर्ड मेयर का हाथ मूर्ति के ऊपर से गुजरा। मिट्टी की मूर्ति चकनाचूर हो गई और उसमें से काले रंग की हवा का एक झोंका निकला, जिससे अंदर की हड्डियां दिखाई देने लगीं। जीवित शव का अंतिम संस्कार। जिसे दंड दिया गया था उसे जमीन में गाड़ दिया गया। उसकी आत्मा मिट्टी की मूर्ति में हमेशा के लिए कैद हो गई, कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकी। उस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे झेंग परिवार की हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड मेयर का चेहरा गुस्से से लाल था, उनकी आवाज में ठंडक भरी थी और उनका व्यक्तित्व भयावह था, मानो वे कभी भी फट सकते हों। क्या जीवित व्यक्ति की बलि? इस समय जिन लोगों ने मिट्टी की मूर्ति को नहीं पहचाना था वे आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। उन सभी को शहर में हाल ही में फैली अफवाहें याद आ गईं। उन्होंने सोचा था कि कोई जानबूझकर झेंग परिवार को निशाना बना रहा है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि झेंग परिवार ने 20 साल पहले इस तरह का एक क्रूर अनुष्ठान किया था। महोदय, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे भाई के मकबरे का पूरा प्रबंधन मेरी माँ करती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। कृपया महाराज महोदय, सच्चाई देखिए। झेंग परिवार का मुखिया जमीन पर घुटने टेककर डर से चिल्लाने लगा, लेकिन उनकी चीखों से लॉर्ड मेयर पर कोई असर नहीं पड़ा। तुम अनभिज्ञता का दावा करते हो, लेकिन तुमने बार बार मकबरे को खुलने से रोकने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? झेंग शिजी। लॉर्ड मेयर के कठोर शब्दों को सुनकर झेंग परिवार का मुखिया बेहोश हो गया। उन्हें पता था कि झेंग परिवार का अंत हो चुका है। उसकी हालत देखकर हर कोई समझ गया कि उसके पहले के शब्द मात्र दया की भीख थे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर दबदबा बनाए रखने वाला झेंग परिवार का मुखिया बिना किसी समर्थन के दया की भीख मांगेगा। धमाका 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 धमाका। जैसे ही सभी ने तिरस्कार का भाव महसूस किया, अचानक तेज आवाजें गूंज उठीं। कहीं से भी कई शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुए, जिन्होंने झेंग शिहाओ की कब्र पर प्रहार किया। न केवल समाधि का पत्थर चकनाचूर हो गया, बल्कि भूमिगत कक्षों में कई छेद भी हो गए। एक विस्फोट तो झेंग परिवार के मुखिया की छाती को भी भेद गया। अध्याय 208। क्या हो रहा है? अचानक हुए इस हमले से सभी लोग चौंक गए। किसी को भी यह पता नहीं चल सका कि ऊर्जा कहां से आ रही थी। झेंग परिवार के मुखिया ने अपनी छाती में बने गहरे छेद को देखा और उनके चेहरे पर भय का भाव था। केवल नगर स्वामी और कुछ अन्य पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखने लगे। 100 मीटर दूर एक विशाल वृक्ष की चोटी पर एक आकृति गर्व से खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लंबा धनुष था। लू किंग के अलावा और कौन हो सकता है? इसका क्या अर्थ है? उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा।
जब मैंने झेंग परिवार की बुढ़िया का वध किया था तो मैंने कहा था कि मैं उसके सबसे बड़े बेटे की कब्र को नष्ट कर दूंगा, उसे शाश्वत नरक में भेज दूंगा। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? लू किंग ने उदासीनता से कहा। उस सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग के चेहरे पर भावहीनता छा गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या प्रतिक्रिया दें। उसे हिचकिचाते देख लू किंग को थोड़ी सी घृणा महसूस हुई। फिर उसने नगर प्रमुख की ओर रुख किया। नगर प्रमुख, यहाँ मौजूद पुख्ता सबूतों के आधार पर झेंग परिवार ने जघन्य अपराध किए हैं, जिसमें जीवित मानव बलि देना शामिल है। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल, नगर स्वामी ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाएंगे और झेंग परिवार को कड़ी सजा देंगे, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मेरा अगला तीर किस पर चलेगा। इतना कहकर लू किंग पेड़ से कूद गई और गायब हो गई। शुरू से अंत तक उसने झेंग परिवार के मुखिया का जिक्र तक नहीं किया, मानो वह व्यक्ति कोई तुच्छ कीड़ा हो जिसका जिक्र करना भी उचित न हो। लू किंग को गायब होते देख नगर प्रमुख और अन्य लोग हिले तक नहीं और उसे जाने दिया, लेकिन मन ही मन वे सब अंदर ही अंदर सदमे में थे। लू किंग के कदम उठाने से पहले उनमें से किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पूर्व आकाशीय संवेदन की क्षमताएं उसके सामने पूरी तरह से बेकार थीं। इस तरह के रहस्यमय और अप्रत्याशित तरीकों के साथ साथ लू किंग द्वारा पहले दिखाई गई जबरदस्त ताकत ने पूर्वलोक के विशेषज्ञों को उसके प्रति और भी अधिक सतर्क कर दिया था। परिवार की अन्य प्रमुख शक्तियों के नेताओं की नजरों में ये दृश्य आते ही निस्संदेह उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति कई प्रागैतिहासिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने हत्या करने का साहस करेगा और यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाएगा और उन्हें धमकी भी देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर स्वामी और अन्य लोग न केवल क्रोधित नहीं थे बल्कि भय के लक्षण भी प्रदर्शित कर रहे थे। इस युवक के पास इतनी निवारक शक्ति होने का क्या कारण था? इसके अलावा उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता था कि उसने झेंग परिवार के पुराने पूर्वज की भी हत्या कर दी थी। कुछ क्षणों के लिए विभिन्न पारिवारिक ताकतों के नेता उथल पुथल में थे। नगर स्वामी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अपने बगल में पड़े झेंग परिवार के निर्जीव मुखिया को देखते हुए सफेद जैड जैसे चेहरे वाले एक व्यक्ति ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक कामकाज हमेशा की तरह चलता रहेगा, नगर प्रमुख ने शांत भाव से कहा। सफेद जैड के समान चेहरे वाला वह व्यक्ति यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि झेंग परिवार का पुनर्तः विनाश निश्चित है। जीवित मानव बलि का अपराध बहुत जघन्य था। पूर्वज और परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद झेंग परिवार का कामजों में कोई आधार नहीं रह गया था। नगर स्वामी के शब्दों को सुनकर विभिन्न पारिवारिक बलों के अन्य नेताओं के चेहरे पर अलग अलग भाव थे और प्रत्येक किसी न किसी बात पर विचार कर रहा था। शहर में लू किंग तेजी से आगे बढ़ रही थी। झेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की कब्र को नष्ट करने और झेंग परिवार के मुखिया की हत्या करने के बाद वह वहां रुका नहीं, बल्कि सीधे पृथ्वी गति ताबीज का उपयोग करके कब्रिस्तान से निकलकर शहर लौट गया। उन्हें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि झेंग परिवार के साथ आगे क्या होगा। जब उसने झेंग परिवार की बूढ़ी महिला की हत्या कर दी तो उनका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। इतना ही नहीं, वे सार्वजनिक रूप से बेनकाब हो गए और उन्होंने पवित्र पर्वत और शाही राजधानी के निषेधों का खुलेआम उल्लंघन किया। अपने पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के समर्थक और अपने प्रमुख प्रभाव को खो देने के बाद झेंग परिवार का पतन निश्चित था। ये शहर समृद्ध था लेकिन साथ ही बेहद जटिल भी था, जिसमें कई ताकतें मौजूद थीं। हर जगह भेड़िए मौजूद थे और भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। अब झेंग परिवार शहर की सेनाओं द्वारा विभाजित किए जाने वाले मांस के एक बड़े टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि लू किंग नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग सबसे स्वादिष्ट टुकड़ा खा लें। कुछ ही देर में लू किंग ने झेंग हवेली में प्रवेश किया। इस समय हवेली में पहले से ही अफरा तफरी का माहौल था। बुजुर्ग पूर्वज की मृत्यु की खबर पूरे महल में फैल गई थी। हालांकि पहरेदार और नौकर उस बुजुर्ग पूर्वज से डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वह झेंग परिवार की आकाश रेखा थी। जब तक वह जीवित रहीं, झेंग परिवार शहर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। चाहे कोई भी हो, उन्हें उनका सम्मान करना ही था। अब जब पूर्वज की मृत्यु हो गई थी तो झेंग परिवार का आकाश ढह गया था। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया को भी नगर प्रमुख ने कब्र खोलने के लिए अपने साथ ले लिया था। भला वे भयभीत क्यों न होते? अगर झेंग परिवार के सख्त नियमों और कठोर दंडों के कारण ऐसा न होता तो हवेली में पहले ही अराजकता फैल चुकी होती। लू किंग ने दहशत का माहौल महसूस किया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए उसने हवेली की तलाशी शुरू कर दी। आत्मा ताबीज और अपनी असाधारण शक्ति की आड़ में लू किंग बिना किसी की नजर में आए झेंग हवेली में स्वतंत्र रूप से घूमता था। जल्द ही उसे वह जगह मिल गई जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने लापरवाही से 2 स्टील की सुइयां निकाली, दरवाजे पर खड़े दोनों गार्डों को नीचे गिराया, अपनी लंबी तलवार निकाली और ताला काटकर दरवाजा खोल दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक प्रतिष्ठित परिवार है जिसकी नींव बहुत मजबूत है। इस खजाने का संग्रह वास्तव में समृद्ध है। खजाने में प्रवेश करते ही लू किंग ने विभिन्न वस्तुओं से भरी अलमारियों की पंक्तियों को देखा और उत्साह से भर गई। आगे बढ़ते ही उसके हाथ में एक हल्की स्क्रीन दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे स्वाइप किया, खजाने में मौजूद वस्तुएं तुरंत उसके स्थानिक ऊर्जा थैली में आ गईं। समय कम था, वह सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग और अन्य लोग जल्द ही शहर लौटेंगे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf.ir.net वेबसाइट खोजें। लू किंग के पास खजाने में मौजूद वस्तुओं की सावधानीपूर्वक पहचान करने का समय नहीं था। उसने बस सब कुछ उठा लिया। वैसे भी स्पेशल क्यूई बैग में काफी जगह थी,
सब कुछ रखने के लिए पर्याप्त। कुछ ही समय में लू किंग ने विशाल खजाने को खाली कर दिया। ये सौभाग्य की बात थी कि उसकी आत्मिक शक्ति प्रबल थी, अन्यथा एक साधारण पूर्व दिव्य क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट, यहाँ तक कि स्थानिक ची बैग के साथ भी इतनी सारी वस्तुओं को नहीं ले जा पाता। राजकोष लूटने के बाद लू किंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि खजाना खजानों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी थी। उसने अभी अभी संक्षेप में जांच की थी और उच्चतम गुणवत्ता वाला उत्पाद केवल लाल रंग का था, जिसमें सुनहरी ऊर्जा की हल्की सी झलक थी। तार्किक रूप से सैकड़ों वर्षों की विरासत वाले झेंग जैसे परिवार के पास बेहतर खजाने होने चाहिए। ऐसा लगता है कि झेंग परिवार के पास एक और भी छिपा हुआ खजाना है। लू किंग ने सोचते हुए अपनी थोड़ी को छुआ। जैसे ही वह खजाने से बाहर निकला, उसने एक तीखी आवाज सुनी, तुम कौन हो? खजाने में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे करते हो? लू किंग ने ऊपर देखा तो उसे 2 गार्डों और हरे रंग का वस्त्र पहने एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला गुस्से से उसे घूरती हुई दिखाई दी। उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के बारे में जानकारी देखकर लू किंग की आंखें चमक उठीं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे इस बात की चिंता थी कि मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। जब उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की नजरें लू किंग की निगाहों से मिलीं तो उसे एक सिहरन सी महसूस हुई, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती। हरे रंग का वस्त्र पहने एक बूढ़ी नौकरानी गंभीर मुद्रा में उसके सामने खड़ी हो गई। महोदया, सावधान रहें, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। खजाने के दरवाजे पर अपने गिरे हुए साथियों को देखकर दोनों पहरेदारों ने भी अपनी तलवारें निकाल लीं। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, उन्हें अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। उनकी ताकत खत्म होती चली गई और वे गिर पड़े, दोनों गार्डों को लापरवाही से नीचे गिराते हुए। लू किंग पलक झपकते ही उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की ओर बढ़ा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हरे वस्त्र पहने बूढ़ी नौकरानी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू किंग इतना शक्तिशाली होगा कि आंतरिक अंगों के स्तर के 2 रक्षक भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लू किंग के दबाव को महसूस करते हुए हरे वस्त्र पहने बूढ़ी नौकरानी ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की। एक ठंडी आभा उभरी, उसने कलाई झटक दी और उसकी आस्तीन से चांदी की रोशनी लू किंग के गले की ओर निकली। एक नर्म तलवार, और वह भी ग्रैंडमास्टर स्तर की। लू किंग थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कमजोर ची और रक्त वाली यह बूढ़ी महिला, जो केवल आंतरिक अंगों के क्षेत्र के निचले स्तर की उपलब्धि पर है, तलवारबाजी में इतनी निपुण होगी। लेकिन उनकी वर्तमान ताकत के साथ ग्रैंडमास्टर स्तर की तलवारबाजी भी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। उंगलियों के एक झटके से उसने अपनी गर्दन पर आ रही नर्म तलवार को मोड़ दिया। फिर अपने दाहिने हाथ को कसकर उसने मुट्ठी का निशान बनाया और उसकी ऊर्जा और रक्त विस्फोट की तरह फूट पड़े, जिससे उसने एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! लू किंग की शक्ति से भरी मुट्ठी के वार के सामने हरे वस्त्र पहने बूढ़ी महिला पूरी तरह से बेबस थी और एक बड़े खंभे से जा टकराई। उसकी छाती धंस गई, उसकी आंखें बेजान हो गईं। स्पष्ट रूप से वह अब इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तुम्हारी तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व काफी परेशान करने वाला है, लू किंग ने शांत भाव से कहा। वह मुश्किल से जीवित बची बूढ़ी नौकरानी को देख रही थी, उससे निकलने वाली ठंडी आभा को महसूस करते हुए। लू किंग को ये जानने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसने संभवतः यातना देकर कई लोगों को मार डाला होगा। उसकी निगाहें कुछ क्षणों के लिए उसके शरीर पर टिकी रहीं। उसे पता चला कि वह झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला की लंबे समय से निजी नौकरानी थी और वर्षों पहले जीवित मानव बलि की घटना में भी उसका हाथ था। झेंग परिवार पूरी तरह से भ्रष्ट है। लू किंग ने उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला को देखा, जो अब कांप रही थी और घुटनों के बल बैठी थी। मुझे बख्श दो, कृपया मुझे मत मारो, उसने बड़ी दयनीयता से विनती की। तुम झेंग परिवार की मालकिन हो, है ना? अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे अपने परिवार के गुप्त खजाने में ले चलो। अगर खजाने से मेरी इच्छा पूरी हो गई तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लू किंग ने ठंडे स्वर में कहा। उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने एक और खजाने के अस्तित्व से इनकार करना चाहा, लेकिन जब उसने लू किंग की ठंडी भेदक निगाहें देखीं तो उसने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। हीरो, मुझे तो पुराने पूर्वज के निवास में मौजूद एक और संभावित खजाने के बारे में ही पता है। बाकी खजानों के बारे में शायद हरे वस्त्र वाली दासी को अधिक जानकारी हो। हरे वस्त्र वाली नौकरानी, स्वाभाविक रूप से वह वही व्यक्ति था जिसे लू किंग ने अभी अभी मारा था। लेकिन लू किंग को इसका कोई अफसोस नहीं था। जो व्यक्ति इतने वर्षों तक उस बूढ़ी महिला का अनुसरण करता रहा हो, वह चतुर और वफादार होगा। अगर वह नेतृत्व करने को तैयार भी हो तो भी यह ईमानदारी से नहीं हो सकता। उसे जीवित रखना विश्वासघात का कारण बन सकता है। लू किंग ने हाथ के एक झटके से एक गोली उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के मुंह में ठूंस दी और उसका गला दबाकर उसे निगलने पर मजबूर कर दिया। उसकी भयभीत आंखों को देखकर लू किंग ने शांत भाव से कहा, मैंने तुम्हें एक विशेष विष दिया है। 2 घंटे के भीतर अगर तुम्हें इसका विषनाशक नहीं मिला तो तुम्हारी दर्दनाक मौत हो जाएगी। समझ गई ना? अब चलो। ये सुनकर अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए, लेकिन उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू किंग ने एक गार्ड के कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया, फिर शवों को खजाने में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि यह अव्यावहारिक तरीका घटना को लंबे समय तक छुपा नहीं पाएगा, लेकिन इससे कुछ समय जरूर मिल जाएगा। चल दर। अपना वेश बदलने के बाद लू किंग ने कहा, ये कहना ही पड़ेगा कि झेंग हवेली में वाकई अफरा तफरी मची हुई थी। लू किंग और हरे वस्त्रधारी नौकरानी के बीच हुई लड़ाई के शोर के बावजूद कोई भी जांच करने नहीं आया।
लू किंग के निर्दयी तरीकों को देखने के बाद उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था और वह लू किंग को हवेली के दूसरे हिस्से में ले गई। किसी के मार्गदर्शन और अपनी प्रबल आत्मा संवेदन क्षमता के बल पर वे पकड़े जाने से बच गए और उस आंगन में पहुंच गए जिसका जिक्र उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने किया था। लू किंग को मानो सबकी गतिविधियों का पूर्वाभास कर उनसे बचते हुए देखकर अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला का उससे डर और भी बढ़ गया। यह मेरे पूर्वज का आंगन है। मैंने अपने पति को कहते सुना है कि उनके कमरे में एक गुप्त खजाना है, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गई। केवल मेरे पति झेंग शिहाओ और झेंग यू ही वहां गए हैं। ये कहते हुए अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के चेहरे पर थोड़ी सी घृणा झलक रही थी। यहाँ तक कि उस निकम्मे झेंग यू को भी गुप्त खजाने में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन उसके सबसे बड़े बेटे को कभी अनुमति नहीं दी गई थी। वह बुढ़िया अपने पक्षपात में सचमुच घृणित थी। लू किंग ने उसकी आवाज में घृणा महसूस की, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। कुलीन परिवारों के कई घिनौने रहस्य थे, जिनमें से किसी में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के साथ बूढ़ी औरत के कमरे में प्रवेश करते ही उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके तुरंत एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ लिया। हैरानी की बात यह है कि उसकी क्षमताओं ने दरवाजे के पीछे किसी भी तरह के जाल का पता नहीं लगाया। उस बुजुर्ग महिला को पूरा भरोसा रहा होगा कि कोई भी उसके कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन लू किंग ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। छिपा हुआ दरवाजा स्टील का बना था, जो लगभग दीवार में ही समाहित हो गया था। लू किंग ने उस पर दस्तक दी और पाया कि वह ठोस है। इसे खोलने का कोई तरीका न होने पर इसमें प्रवेश करना मुश्किल होगा, लेकिन इससे वह रुका नहीं। उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के सामने उसने अपने स्पेशल ची बैग से अपनी लंबी तलवार निकाली और दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और अपने साथ उस पीली त्वचा वाली अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला को लेकर अंदर प्रवेश किया। दरवाजे के पीछे का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। सावधानीपूर्वक जांच करने पर उसे कोई जाल नहीं मिला। जल्द ही वे एक छोटे से अंधेरे कमरे में पहुंच गए। कमरा चमकदार मोतियों से जगमगा रहा था, जो बहुत ही उज्ज्वल थे, लेकिन इससे लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका ध्यान तुरंत कमरे में रखी एक वस्तु की ओर आकर्षित हो गया और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। अध्याय 209। यह क्या है? गुप्त कक्ष में ज्यादा चीजें नहीं थीं, बस कुछ लकड़ी की अलमारियां थीं। उन पर हथियार, औषधीय जड़ी बूटियां, किताबें, कुछ बोतलें और जार तथा अन्य वस्तुएं रखी हुई थीं। हालांकि इनमें से किसी ने भी लू किंग का ध्यान आकर्षित नहीं किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह गुप्त कक्ष के केंद्र में स्थित कोई चीज थी। यह अंडे के आकार का, बहुत चिकना और धुंधले मिट्टी के पीले रंग का एक मोती था। ये गुप्त कक्ष में मौजूद एकमात्र ऐसी वस्तु भी थी जिसे लकड़ी के शेल्फ पर नहीं रखा गया था, क्योंकि इसे एक काले लोहे के स्टैंड पर रखा गया था, जिसके बीच में हल्का सा गड्ढा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, लू किंग की अंतरात्मा ने तुरंत उसे बता दिया कि यह वस्तु असाधारण है। उसने तुरंत अपना ध्यान मिट्टी के पीले रंग के मनके पर केंद्रित किया। फिर कुछ क्षणों के बाद मनके के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। लू किंग और भी ज्यादा प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके पिछले अनुभव के आधार पर किसी वस्तु की जानकारी का पता लगाने की क्षमता विकसित होने में जितना अधिक समय लगता था, वह वस्तु उतनी ही अधिक मूल्यवान होती थी। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा और बिना हिले डुले मनके को घूरता रहा। लगभग 12 सांसों के बाद अंततः मनके की सतह से एक हल्की बैंगनी रोशनी निकली। बैंगनी रंग की रोशनी वाली वस्तु। लू किंग का दिमाग चकरा गया और उसने तुरंत सामने आई कुछ जानकारियों पर नजर डाली। पृथ्वी आत्मा मनका, पृथ्वी के सार से उत्पन्न एक जादुई मनका, जिसमें कई चमत्कारी और अद्वितीय गुण हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की सबसे गहरी परतों में, जहां पृथ्वी की शक्ति सबसे अधिक केंद्रित होती है, वहीं पृथ्वी आत्मा मनका का पोषण किया जा सकता है। पृथ्वी के नियमों की शक्ति से युक्त ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आध्यात्मिक कलाकृति भ्रूण है। यह मनका आकार में छोटा है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से भारी है। इसका वजन 1000 पाउंड के बराबर है। ये सचमुच एक पृथ्वी आत्मा मनका है। इस मिट्टी के पीले रंग के मनके के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग की भावनाएं महज खुशी से कहीं अधिक थीं। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में पृथ्वी आत्मा मनके के विस्तृत अभिलेख मौजूद हैं। ये पृथ्वी की शक्ति के सार से पोषित एक विचित्र मनका है, जिसमें कई अनूठी क्षमताएं हैं और यह अत्यंत दुर्लभ है। अमरता के युग में भी यह एक अविश्वसनीय रूप से अनमोल खजाना था, और एक बार प्रकट होने पर यह निश्चित रूप से कई साधकों को इसके लिए लड़ने के लिए आकर्षित करेगा। पृथ्वी तत्व से जुड़ा ऐसा अनमोल खजाना अप्रत्याशित रूप से झेंग परिवार के गुप्त तहखाने में रखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन हजारों वर्षों में आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय के कारण वास्तव में कई आध्यात्मिक वस्तुएं धूल में दब गई हैं। यदि यह अमरता के युग में होता तो पृथ्वी आत्मा मनका जैसा खजाना झेंग परिवार द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जाता। पृथ्वी आत्मा मनके को देखते हुए लू किंग ने आह भरी। अब उसे समझ में आ गया कि झेंग परिवार इस मनके को रखने के लिए केवल लोहे के स्टैंड का इस्तेमाल क्यों करता था, क्योंकि पृथ्वी की आत्मा का मनका पृथ्वी के नियमों की शक्ति को समाहित करता है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से बहुत भारी होता है और एक साधारण लकड़ी का शेल्फ इसका वजन सहन नहीं कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर पृथ्वी आत्मा मनके को पकड़ने की कोशिश की और उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मनका देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत भारी था। अपनी ऊर्जा और रक्त का उपयोग किए बिना केवल अपनी साधना से उसे भार उठाना मुश्किल लग रहा था। एक विचार के साथ ही उसके भीतर की ची और रक्त की शक्ति विस्फोटित हो गई। उसके हाथों की नसें फूल गईं और तभी लू किंग ने लोहे के स्टैंड से पृथ्वी आत्मा मनका उठाया। कितना भारी है,
इस छोटे से मनके का वजन कम से कम 1000 पाउंड होगा। अपने हाथ में पृथ्वी आत्मा मनके का वजन करते हुए लू किंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। सौभाग्यवश उनकी शारीरिक शक्ति एक साधारण मार्शल ग्रैंडमास्टर की तुलना में कई गुना अधिक थी, अन्यथा एक कमजोर मार्शल आर्टिस्ट शायद इसे उठा भी नहीं पाएगा। आखिरकार मनका इतना छोटा था कि उसे केवल उंगलियों की ताकत से ही उठाया जा सकता था। सामान्य आंतरिक अंगों के क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के पास शायद इतनी शक्तिशाली उंगलियां नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि झेंग परिवार ने इतनी बड़ी संपत्ति को गुप्त कक्ष के केंद्र में खुलेआम रखने का साहस किया। शायद वे पृथ्वी आत्मा मनके की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन साथ ही इसका एक कारण ये भी था कि यह वस्तु इतनी भारी थी कि इसे चुराना बेहद मुश्किल था। अगर कोई किसी तरह पहरेदारों से बचकर गुप्त कक्ष में घुस भी जाता है और मनका ले भी लेता है तो उसके लिए आसानी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अकेले झेंग के घर में घुसना और 1000 पाउंड की वस्तु लेकर भाग निकलना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चुनौतियां थीं। इतना ही नहीं, पृथ्वी आत्मा मनके के वजन के कारण साधारण कपड़े के थैले इसे सहन नहीं कर सकते थे और इसे केवल हाथ से ही पकड़ा जा सकता था। लेकिन अगर किसी के हाथ में 1000 पाउंड की कोई वस्तु हो तो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र का विशेषज्ञ भी पहरेदारों को सतर्क किए बिना चुपके से बाहर निकलने में आत्मविश्वास महसूस नहीं करेगा। सौभाग्य से मेरे पास स्पेशल ची बैग है, नहीं तो इस चीज को वापस ले जाना बहुत मुश्किल होता। लू किंग ने मन में विचार करते हुए कुछ प्रयास करके पृथ्वी आत्मा मनके को स्थानिक ऊर्जा थैली में रख दिया। पृथ्वी आत्मा मनके का भारीपन न केवल शारीरिक था बल्कि आत्मा पर भी जबरदस्त दबाव डालता था। अगर लू किंग ने आत्मा ताबीज को संघनित नहीं किया होता तो शायद वह इसे स्थानिक ची थैली में संग्रहित नहीं कर पाता। पृथ्वी आत्मा मनका को सुरक्षित रखने के बाद लू किंग ने अपना ध्यान गुप्त कक्ष में मौजूद अन्य वस्तुओं की ओर मोड़ा। हालांकि पृथ्वी तत्व से भरपूर इस खजाने को हासिल करने के बाद अन्य वस्तुएं कम रोमांचक लगने लगीं। हालांकि उनमें कुछ सुनहरी रोशनी वाली वस्तुएं भी थीं, लेकिन लू किंग का मन अब काफी शांत था। उन्होंने एक एक करके उनकी जांच नहीं की बल्कि सीधे उन सभी को इकट्ठा कर लिया और बाद में उन्हें छांटने की योजना बनाई। गुप्त कक्ष को लूटने के बाद लू किंग ने कोने में खड़ी अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की ओर देखा। इस समय यद्यपि अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला का चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसके भाव काफी शांत हो गए थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। लू किंग को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसका शरीर कांप उठा और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मेरे लिए जीवित रहना असंभव है? ओह, आपको ऐसा क्यों लगता है? लू किंग थोड़ी हैरान थी। जिस क्षण तुमने मुझे हवा से वह लंबी तलवार बनाने का तरीका दिखाया, उसी क्षण मैं समझ गई थी, अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने कड़वाहट से कहा। लू किंग ने अचानक हवा से एक लंबी तलवार निकाली और अभी अभी उसने गुप्त कक्ष में मौजूद कई वस्तुओं को अचानक गायब कर दिया। ऐसे तरीके बहुत ही रहस्यमय थे। झेंग परिवार की मुखिया होने के बावजूद उन्होंने कभी भी मार्शल आर्टिस्टों के पास ऐसी दैवीय क्षमताओं के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि पूर्व स्वर्गीय पूर्वजों के पास भी ऐसे जादुई साधन नहीं थे। लेकिन अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला जानती थी कि मार्शल आर्टिस्टों के किसी भी गुप्त तरीके को तुरो के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जितने कम लोगों को इसके बारे में पता हो उतना ही बेहतर होता है। चूंकि लू किंग ने उसके सामने इन तरीकों को नहीं छिपाया, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह इन्हें लीक कर देगी। और एक मृत व्यक्ति से बेहतर रहस्य कौन रख सकता है? महोदया, आप बहुत समझदार हैं, लू किंग ने प्रशंसा की, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ स्वतः स्पष्ट था। क्या आप मुझे बख्श देंगे? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी देखा है वह मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने पीले पड़े चेहरे के साथ विनती की। महोदया, क्या आप ये जोखिम उठाने को तैयार होंगी? लू किंग ने हल्के से कहा। और तो और, क्या तुम सचमुच खुद को एक शुद्ध सफेद कमल समझते हो? इस झेंग निवास में तुमने खुद जिन नौकरानियों और नौकरों की हत्या की है उनकी संख्या शायद कम नहीं होगी। ये सुनकर अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन अगले ही पल लू किंग की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी उंगली ने हल्के से उसके माथे को छुआ। एक शक्ति ने शरीर में प्रवेश किया। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 210 अधेड़ उम्र की महिला की जीवन शक्ति को धीरे धीरे क्षीण होते देख लू किंग का चेहरा भावहीन बना रहा। जिस क्षण से उसने उस अधेड़ उम्र की महिला के बारे में पहली बार जानकारी देखी, उसका इरादा उसे सचमुच जाने देने का कभी नहीं था। उसने उसे तुरंत इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह अभी भी किसी काम की थी। उसने उसे जो जहर खिलाया था वह असली था। ये जहर लू किंग को सेवन किल टावर के एक हत्यारे के पास मिला था। ये बेहद घातक था। यदि उसने समय सीमा के भीतर विषनाशक दवा नहीं ली तो उस अधेड़ उम्र की महिला की वास्तव में दर्दनाक मौत हो जाएगी। हालांकि ये देखते हुए कि उसने ही उसके लिए रास्ता बनाया था, लू किंग ने अंततः उसे बिना दर्द के मरने देने का विकल्प चुना। अपनी क्षमताओं से उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के बाद लू किंग गुप्त कक्ष से बाहर निकलकर झेंग निवास से बाहर चला गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ और किया। गोली दागो गोली दागो। 15 मिनट बाद जब लू किंग एक ऊंचे टावर के ऊपर खड़ी थी तब तक झेंग निवास में पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। आकाश में आग के कई स्तंभ उठे, लपटें भयंकर रूप से भड़क उठीं। जिन स्थानों पर आग लगी थी उनमें लू किंग द्वारा लूटा गया गोदाम, झेंग परिवार की बुजुर्ग महिला का निवास स्थान वाला आंगन और 2 अन्य निर्जन आंगन शामिल थे।
लू किंग ने अपने अपराध को छिपाने के लिए ऐसा किया। जब तक आग बुझाई जाती तब तक गोदाम और उस बूढ़ी महिला का आंगन खंडहर में तब्दील हो चुका होता। किसी को पता नहीं चलेगा कि कितना जला और कितना चोरी हुआ। कुछ देर तक टावर से आग को देखते हुए लू किंग ने देखा कि यह इतनी जल्दी बुझेगी नहीं और वह संतुष्ट होकर चला गया। आखिरकार सबसे कीमती चीजें तो वह पहले ही ले जा चुका था, इसलिए अगर पूरा झींग निवास जल भी जाए तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित सभी घरों में धनी परिवार रहते थे। प्रत्येक घर स्वतंत्र था और एक दूसरे से काफी दूर स्थित था। झींग के घर में आग कितनी भी भीषण क्यों न हो, इससे अन्य घरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वह बिना किसी चिंता के राज्य के शहर से निकल गया। शहर से निकलते समय लू किंग ने देखा कि एक विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति और लोगों का एक बड़ा समूह शहर के बाहर से तेजी से वापस आ रहा था, लेकिन लू किंग की उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति और उसके समूह को झींग निवास की ओर जल्दबाजी में जाते देख लू किंग को थोड़ी हंसी आई। उसने सोचा कि जब उन्हें पता चलेगा कि झींग परिवार का खजाना घर आग से नष्ट हो गया है तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। अत्यंत प्रसन्न मन से लू किंग शहर छोड़कर जंगल में प्रवेश कर गया। तुरंत ही उसने पृथ्वी गति तावीज को सक्रिय किया और अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए ज्यूली गांव की ओर चल पड़ा। बीच बीच में रुकते और चलते हुए लू किंग ने अपना अधिकांश दिन बिताया और अंततः ज्यूली गांव लौट आया। हालांकि वह घर नहीं लौटा बल्कि सीधे जंगल में चला गया और युहुआ गुफा पहुंच गया। युहुआ गुफा में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। लू किंग अंधेरे कमरे में जेड पलंग पर बैठा और अपने स्थानिक ऊर्जा थैली से पृथ्वी आत्मा मोती निकाला। उसके पहले घर न जाने का कारण ये पृथ्वी तत्व से बना खजाना था। अमर साधना के युग में भी पृथ्वी आत्मा मोती को एक सर्वोच्च खजाना माना जाता था, जिसका मूल्य शक्तिशाली क्षमताओं वाले उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक कलाकृतियों के बराबर था। पृथ्वी तत्व के स्रोत से पोषित इस खजाने में पृथ्वी की सबसे शुद्ध शक्ति समाहित थी और इसके कई अविश्वसनीय उपयोग थे। एक बार परिष्कृत हो जाने पर यह किसान को अकल्पनीय लाभ पहुंचाएगा। इसका एक फायदा यह है कि मेरी पहले से ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी योग्यता को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। लू किंग की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। ली हुआओ संप्रदाय के विरासत अभिलेखों के अनुसार पांचों मूल आध्यात्मिक मोतियों में से प्रत्येक का अपना अपना चमत्कारी उपयोग था। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी को भी परिष्कृत कर सके तो वह आत्मा मोती की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकता है और अपनी योग्यता में सुधार कर सकता है। लू किंग ने पहले अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड का सेवन किया था, जिससे उसकी साधना क्षमता एक निश्चित सीमा तक बढ़ गई थी। जब तक उसे अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड से भी अधिक चमत्कारी आध्यात्मिक वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक उसकी साधना क्षमता को और बेहतर बनाना लगभग असंभव था। संयोगवश पृथ्वी की आत्मा का मोती पृथ्वी की नस की आत्मा के तरल पदार्थ की तुलना में कहीं अधिक कीमती और चमत्कारी था। झींग परिवार की बूढ़ी महिला की आत्मिक शक्ति कमजोर थी और उसे कोई विरासत भी नहीं मिली थी, इसलिए वह खजाने की गहराई को समझ नहीं पाई और न ही उसे परिष्कृत कर सकी। वह केवल उसे अपने गुप्त खजाने में एक संग्रह के रूप में रख सकती थी। लेकिन मैं अलग हूँ। ली हुआ संप्रदाय, जो रसायन शास्त्र और कलाकृतियों को परिष्कृत करने में निपुण है, के पास आध्यात्मिक वस्तुओं को परिष्कृत करने की कई विरासतें हैं। मैं अब इनमें से कुछ दिव्य परिष्करण तकनीकों का उपयोग कर सकता हूँ। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद लू किंग ने खुद को संभाला, पालथी मारकर बैठ गया और पृथ्वी आत्मा मोती को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे परिष्कृत करना शुरू करने के लिए तैयार हो गया। गुफा में अनगिनत वर्षों तक निर्माण प्रक्रिया से पोषित जेड पत्थर की परत अत्यंत मजबूत थी। ये पृथ्वी आत्मा मोती का भार सहन कर सकता है। जब उसका मन पूरी तरह शांत हो गया तो लू किंग ने अपनी भौहें के एक्यू पॉइंट से आत्मा शक्ति की एक धारा का उपयोग करके पृथ्वी आत्मा मोती को लपेट लिया। पृथ्वी आत्मा मोती को अपनी आत्मिक शक्ति से छूने पर उसे जो पहली अनुभूति हुई वह थी उसका अत्यधिक भारीपन। जब उसने पहले पृथ्वी आत्मा मोती को पुनः प्राप्त किया था तो उसने अपनी स्थानिक ची थैली की शक्ति पर भरोसा किया था और उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अब केवल अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने वास्तव में इस पृथ्वी तत्व के खजाने की शक्ति को महसूस किया। उसकी आत्मिक शक्ति एक चींटी की तरह थी जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे हिलाने में बिल्कुल असमर्थ हो, जैसे कोई चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि लू किंग ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग मोती को हिलाने के लिए नहीं बल्कि उसे परिष्कृत करने के लिए किया। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत से प्राप्त दिव्य शोधन विधियों को याद करते हुए पृथ्वी आत्मा मोती के चारों ओर लिपटी लू किंग की आत्मा शक्ति अचानक बहते पानी और धुंध की तरह अत्यंत कोमल हो गई। धीरे से मोती में प्रवेश करते हुए उसके भीतर अपनी आत्मा की छाप छोड़ गई। बेशक पृथ्वी तत्व से युक्त सर्वोच्च खजाने के रूप में पृथ्वी आत्मा मोती के आंतरिक भाग में प्रवेश करना आसान नहीं था। यह एक श्रमसाध्य कार्य होने वाला था जिसके लिए धैर्य और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से लू किंग के पास दोनों चीजें थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और उस शाश्वत युहुआ गुफा में, जो दिन हो या रात हमेशा कोमल सफेद रोशनी से जगमगाती रहती थी, लू किंग जेड के पलंग पर पालथी मारकर बैठी रही, बिना हिले डुले। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। उसका पीला पड़ा चेहरा ये दर्शाता था कि वह पूरी तरह से सहज नहीं था। कुछ समय बाद लू किंग अचानक शांत हो गया और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंततः ये परिष्कृत हो गया है। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक परिष्करण है। मैं इस पृथ्वी आत्मा मोती को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहा हूँ। सौभाग्य से आध्यात्मिक ऊर्जा अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुई है
और यह पृथ्वी आत्मा मोती हजारों वर्षों की आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के बाद अपनी आत्मा खो चुका है और इसकी शक्ति बहुत कम हो गई है। अन्यथा मेरी वर्तमान साधना से इसे परिष्कृत करना असंभव होता। अब मुझे पौराणिक पृथ्वी आत्मा मोती और उसके अद्भुत गुणों का अनुभव करने दीजिए। एक विचार के साथ लू किंग ने उस आत्मा की मुहर को सक्रिय कर दिया जिसे उसने बड़ी मेहनत से पृथ्वी आत्मा मोती में छोड़ा था। पृथ्वी आत्मा मोती अचानक सिकुड़ गया और प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित होकर उसके माथे के एक्यू पॉइंट में प्रवेश कर गया।